हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हाय मोहित, हेलो अभिजीत। तो आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पिछले कल की ही क्लास में बता दिया था कि आज हमारी क्लास थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हाय सूरज, गुड इवनिंग। हाय अवनीश। तो आज हम लोग पिछले वाले टॉपिक को, जो हम लोग कल थियोडोलाइट के बारे में पढ़ रहे थे, तो थियोडोलाइट से आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रेवर्सिंग। कि ट्रेवर्सिंग क्या होता है। कल इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि ट्रेवर्सिंग वाले चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, और क्यों हम लोग इस चैप्टर को कंपास सर्वे और थियोडोलाइट सर्वे के बाद में पढ़ाई, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि हम लोगों ने कल जो थियोडोलाइट टॉपिक पढ़ा था और थियोडोलाइट के बारे में जाना था कि थियोडोलाइट में ट्रांजिटिंग क्या होता है, फेस लेफ्ट कंडीशन, फेस राइट कंडीशन, स्विंगिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नोट्स बनाने में और भी मुझे कुछ लोगों ने बोला। देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो पूरे थ्योरेटिकल होंगे, और वो पूरा जो थ्योरी होगी उसको अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी तो वो टाइम हमारा ही आगे जाएगा। तो इसीलिए मैं कल जो है वो डेफिनेशंस की फॉर्म में लेकर आई। तो अब आपकी इतनी सी जिम्मेवारी बनती है कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हो उसको आप समझ के जा रहे हो। उसके बाद आपको ये नोट्स वाली जो सारी पीपीटी मिल रही है, इससे देखकर आपको सिर्फ नोट्स ही तो बनाने हैं। और स्पेशली अगर मैं बोलूँ थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं यहाँ पर साथ साथ आपको नोट्स बनवाती चलूँ तो हमारा सर्वे इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, और फिर ये सिलेबस आगे चला जाएगा और आपके एग्जाम से पहले ये सारे सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल है वो हमें कवर करने हैं। सेम चीज़ मैं बात करूंगी जब आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ोगे। एनवायरमेंटल में इतनी सारी थ्योरी है, आप मुझे बताइए कि आप कैसे उसको सब चीज़ों को यहाँ पर क्लास में साथ साथ लिख पाओगे। ये पॉसिबल सिर्फ उसमें है जब साथ साथ में थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आता है और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आता है। जो पूरे थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होंगे उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि हम अभी यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं, और उसके लिए हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें वो है जो कंफ्यूज करती हैं पेपर में, हम उसको आसान बनाना चाहते हैं कि मेरा पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो। तो वो पहली चीज़ है कि मुझे समझ में आना चाहिए, क्योंकि बुक्स में भी सारी डेफिनेशन लिखी होती है। अगर वहीं से समझ आ गया होता तो आप अभी यहाँ पर क्यों होते। तो आप पहले समझ ले रहे हो, उसके बाद जब डेफिनेशन लिखोगे तो उसकी एक एक जो शब्द है ना उसमें लिखा हुआ, एक एक वर्ड, वो सारा आपको आता होगा। इसकी गारंटी मैंने दी है आपको। तो आपको सिर्फ नोट्स को बाद में लिख लेना है। मैं ये बोलूँगी जितनी भी आपको स्लाइड्स की फॉर्मेट में नोट्स मिल रहे हैं, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपको और शॉर्ट नोट्स या कुछ ऐसा हम प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन जो डिटेल वाले हैं वो आपको यहाँ से ही लिखने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा थ्योरी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। पर मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप बताइए कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आधा पार्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है सर्वे का। कितने लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे? और मुझे बताओ, क्या आपके 90% क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ क्लास की अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं? जल्दी से बता दीजिए कि आपके क्या 90% ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपने सिर्फ क्लास में पढ़ा है, उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक में कोई डेफिनेशन नहीं भी पढ़ी, तब भी आपके सवाल बन गए। नोट्स अभी मैं पहले बोल रही हूँ कि मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सारे नोट्स मिल तो रहे हैं आपको, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहे हैं। तो आप इन पीपीटी से आप अपनी नोटबुक में नोट्स लिख सकते हो, या फिर आप इन सारी पीपीटीज को लास्ट में मर्ज कर सकते हो, तो पूरे सर्वे के वो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे सिर्फ क्लास के लाइव लेक्चर्स देखने के बाद, है ना। तो इसका मतलब हम सही पढ़ रहे हैं अगर हमारे इतने सवाल बन पा रहे हैं, है ना। सॉल्व हो गए ना रोशन? तो यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपर प्लेट लोअर प्लेट से रीडिंग कैसे लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए अपर और लोअर प्लेट का हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को मूव करना है। जो लोअर प्लेट होती है, जो लोअर प्लेट होती है वो हमारी फिक्स रहती है। जो लोअर प्लेट रहती है इसमें हमारी जो ग्रेजुएशन है ये नहीं घूमेगी, ये फिक्स रहेगी ऐसे ही। इसके ऊपर जो एक और प्लेट होगी, जो इसके ऊपर हमने कल हाथ से देखा था कि ये लोअर प्लेट है और इसके ऊपर ये अपर प्लेट है, जो अपर प्लेट होगी ना उसकी रीडिंग जो होगी वो चेंज होगी। अगर मैं अपर प्लेट को घुमाऊंगी तो अपर प्लेट में क्या होगा मैम? 0 होगा। तो नीचे वाली प्लेट का मान लीजिए ये 90 डिग्री था और ये हमारा 80 डिग्री था, तो मतलब जो ऊपर वाली प्लेट का 0 जिन दोनों रीडिंग के बीच में आएगा वो हमारा एंगल होगा। तो ऊपर वाली जो प्लेट है, जो अपर प्लेट है, वो कैसे घूमेगी?
बढ़ेगी जैसे जैसे आप रीडिंग लेने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करोगे। जो लोअर वाली प्लेट है, जो नीचे वाली प्लेट है, वो हमारी फिक्स रहती है परोश, ठीक है। अच्छा, देखिए, अब आज की क्लास में जो हमने डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रैवर्सिंग। फिर हमने देखना है लेटीट्यूड डिपार्चर क्या होता है। अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो बहुत ही फेमस टॉपिक नहीं है ये, लेटीट्यूड डिपार्चर से कम ही क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आए हैं आज की क्लास के बाद सॉल्व हो जाएंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है हमारा क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर से चीज़ें पूछी जाती है। और एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपके ईएससी में, आपके स्टेट एई में, स्टेट जेई में और एसएससी में देखने को मिला है, वो है हमारा ट्रांजिट रूल और बाउडिच रूल। ये कहाँ अप्लाई करते हैं और इनका फॉर्मूला क्या है, सिर्फ इतनी सी चीज पूछी जाती है। फोकसिंग ऑफ आई पीस, फोकसिंग ऑफ आई पीस और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। हम मान लीजिए कल हम थियोडोलाइट एज्यूम कर रहे थे मनोज भट्ट, तो मान लीजिए ये थियोडोलाइट में टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में ये मेरे पास जो है ये आई पीस है, ये जो बॉटल में मेरी आंख के पास है वो मेरा आई पीस है, ठीक है। अब जब मुझे आई पीस को फोकस करना है ना, तो ये जो इस बॉटल का आपको कैप दिख रही है, तो वैसे ही अब टेलीस्कोप में क्या था मैम, एक गोल कलर का, ब्लैक कलर का स्क्रू दिख रहा था मुझे जो गोल घूम सकता है। तो जब मुझे इसको फोकस करना होगा, इसका मतलब मुझे आई पीस वाला जो लेंस है उससे मुझे क्लियर दिखे। आई पीस को फोकस करना मतलब आई पीस वाला लेंस से क्लियर दिखे, ऑब्जेक्टिव को फोकस करना मतलब ऑब्जेक्टिव से क्लियर दिखे। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैम, जब आप आई पीस को क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से हम एक खाली, एक वाइट पेपर, कागज खाली, तो उसको सामने रख देंगे टेलीस्कोप के। जब उसके सामने रख देंगे तो हमें जब तक एकदम क्लियर इमेज नहीं दिख जाती, मैं इसको यहाँ से घुमाऊंगी। जैसे आपके बचपन में आपने देखे होंगे कुछ कैमराज आते थे जिससे हम फोकस करते हैं, या फिर हम कैमरा तो वो आते थे जब उसको घुमाते थे तो फोटो चेंज होती रहती थी, तो वैसा ही मैंने यहाँ से फोकस किया। फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब क्रॉस हेयर मुझे क्लियर दिखने लग जाए, जो क्रॉस हेयर जो है वो मुझे क्लियर दिखने लग जाए। पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पीडीएफ तो हो जानी चाहिए ओपन। ट्राई कीजिए, क्या बाकी लोगों ने देखा था क्या पीडीएफ नहीं हो रही थी, दीपक जोशी बता रहे हैं। हाँ, थियोडोलाइट में अवनीश कुमार, थियोडोलाइट में जितने टॉपिक्स आपके एई जेई और एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ा दिए हैं, और उससे ज़्यादा ही पढ़ा दिए हैं। तो उतना ही टॉपिक हमारे सिलेबस में है जितना आपसे एग्जाम में उसके बारे में पूछा जाता है, तो वो मैंने सारा कवर करा दिया। अब थियोडोलाइट से ही जो हम ट्रेवर्स बना सकते हैं, आज की क्लास में हम उस ट्रेवर्सिंग के बारे में सीखेंगे। और किसी को हो रही है ना, एक बार पीडीएफ ट्राई कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, फिर से लॉग इन करके अपने आप कोशिश कीजिए तो हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेवर्सिंग सबसे पहले देखते हैं। चले आगे, कोई और किसी को कुछ पूछना है तो आप व्हाइट पेपर के आगे जब तक ब्लैक नहीं, नहीं व्हाइट पेपर से जब आप फोकस करोगे ना, जब तक आपको क्लियर ना दिख जाए, क्योंकि होता है ना कई बार हमें ब्लर इमेज दिख रही होती है जब हम सामने देखेंगे, तो हमें आई पीस को फोकस करना है और ऑब्जेक्टिव को फोकस करने का मतलब है कि जो हमारा क्रॉस हेयर है वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, ठीक है। बाकी मैं एक बार फिर से क्लियर करवा दूंगी आपको, एक बार मैं चेक कर लूंगी कि मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ था। पीडीएफ नहीं हो रही है, चलिए अभी मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। पीडीएफ का जो भी इशू है वो एक बार देख लीजिएगा, एक बार रिफ्रेश करके। अब देखिए, बाकी प्रॉब्लम्स को अभी साइड रखते हैं, और थियोडोलाइट में हमने अभी तक बेसिक चीज़ ये सीखी है कि थियोडोलाइट की हेल्प से हम एंगल मेज़र कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल मेज़र कर सकते हैं। लेकिन मैम अगर एंगल मेज़र करने के साथ साथ मुझे डिस्टेंस मेज़र करना होगा तो मैं किसका यूज़ करूँगी, अगर मुझे डिस्टेंस मेज़र करना होगा थियोडोलाइट के साथ साथ, एंगल के साथ साथ, तो मैं अपना चेन और टेप का यूज़ करने वाली हूँ। तो हमने कल एक चीज़ छोटी सी जो पढ़ी थी, मतलब जो स्टार्ट करने की कोशिश की थी लेकिन हम लोग थक गए थे, हम नहीं, मैं बोलूँगी आप लोग थक गए थे। तो ट्रेवर्सिंग इज अ टाइप ऑफ सर्वे इन विच द नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन्स, number of connected survey line form the framework, and direction of survey line are measured with the help of angle measuring instrument, और लेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो इसने बोला नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस होंगी जिसमें हम एंगल मेजर करेंगे किसी भी
उस इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं, और डिस्टेंस मेजर करेंगे हम चेन या टेप की हेल्प से। तो जब हम लोग कंपास सर्वे पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम ट्रेवर्स बना रहे हैं, मतलब हम एक तीसरा पॉइंट लोकेट कर रहे हैं एक एंगल और एक डिस्टेंस मेजर करके, और जो हमने एंगल मेजर किया है वो कंपास की हेल्प से किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपास ट्रेवर्सिंग। उसको क्या बोलेंगे, कंपास ट्रेवर्सिंग। अगर मैंने एंगल मेजर किया है थियोडोलाइट की हेल्प से, तो उसी ट्रेवर्सिंग को क्या बोलेंगे, थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस बोलने का मतलब क्या है इसका, तो नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस बोलने का मतलब सीधा सा ये है कि मैम मान लो ये ए पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये ए पॉइंट है, आपने ए से एक नया पॉइंट लोकेट किया, और नया पॉइंट कौन सा था, बी पॉइंट था। ए से आपने बी पॉइंट, पहले क्या करोगे मैम, ए पर थियोडोलाइट रखेंगे और बी वाला एंगल हम देखेंगे। अच्छा, बी पॉइंट के लिए आपने एक एंगल मेजर कर लिया, मान लो θ1, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस था वो क्या है, d1, ठीक है। अब नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस है, ये पहली लाइन हो गई। अब बी से मैंने दूसरा कोई एंगल देखा, बी से मैंने दूसरा कोई एंगल देखा, मान लीजिए वो है θ2। अब दोनों के बीच डिस्टेंस मेजर किया, वो आ गया हमारे पास डिस्टेंस d2। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी चीज मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ वो नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस है, बोलो क्या ये नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस है। अभी इसको नहीं बनाना है, हमने इसमें क्या किया मैम, जितने भी हम एंगल मेजर कर रहे हैं, जितने भी हम एंगल मेजर कर रहे हैं वो हम थियोडोलाइट की हेल्प से करेंगे, और जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो अगर हम चेन और टेप की हेल्प से करें तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस चेन और टेप की हेल्प से करें तो थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग बोल देते हैं। और ट्रेवर्स का मतलब है नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस एक क्या बना रही है, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन एक ऐसा आपका डायग्राम, एक ऐसा फिगर होता है, पॉली मतलब ज्यादा, जब भी लिखा होगा पॉली मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा जिसमें लाइंस होंगी तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। कोई भी ऐसा डायग्राम जिसमें एक से ज्यादा लाइंस आपको देखने को मिले। अब यहाँ से क्या सबसे पहले हमें देखना है कि हाँ हमने देख लिया कि थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग जो हमारी होती है वो क्या है। अब ट्रेवर्स कितनी तरह का होता है, ट्रेवर्स का मतलब समझ में आ गया, बहुत सारी लाइंस एक दूसरे से जुड़ी होंगी, तो नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस कोई भी एक तरीके की फिगर जो बनाएगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो हमारा ट्रेवर्स है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो हमारा जो ट्रेवर्स होता है वो हमारा दो तरह का होता है। अब जो हमारा ट्रेवर्स होता है वो दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक तो सबसे पहले आ जाता है ओपन ट्रेवर्स, एक तो आ जाता है सबसे पहले ओपन ट्रेवर्स, और दूसरा जो ट्रेवर्स है सेकंड, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखूं तो सेकंड होता है क्लोज ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स, तो मैम जब अभी आपने जो डायग्राम बनाया था क्या वो क्लोज ट्रेवर्स था, तो अभी वो बात समझ में आएगी। तो क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर यहाँ पर बोलूं कि ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स में क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैं एक ट्रेवर्स बना के दिखा देती हूँ। अगर मैं बोलूं मैंने सर्वे का वर्क जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, मैंने सर्वे जो है ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया, और आप मैम बी की तरफ बढ़े, ये बी पॉइंट था, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े वो हमारा सी पॉइंट था, और फिर आप डी पर आए, और फिर डी से वापस ए पर आए, क्या आप इसको क्लोज ट्रेवर्स बोलोगे, क्या आप इसको क्लोज ट्रेवर्स बोलोगे। तो मैंने क्या बोला कि क्लोज ट्रेवर्स के नीचे एक डायग्राम बनाया, भाई क्या डायग्राम है कि मैम जहां से आप सर्वे वर्क शुरू कर रहे हो और जहां पर एंड कर रहे हो वो सेम ही पॉइंट है, जहां पर सर्वे स्टार्ट हो रहा है या फिर जहां पर एंड हो रहा है वो सेम ही पॉइंट है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है और जो हमारा एंड पॉइंट है दोनों ही सेम है, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे सेम है, तो इसको मैम आपने क्लोज ट्रेवर्स बोला। लेकिन क्लोज ट्रेवर्स के लिए भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब ये क्या बना रहा है मैम, एक लूप बना रहा है, गोल चक्कर पूरा हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा था वहां पर खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूप ट्रेवर्स। लूप ट्रेवर्स क्या होगा, अगर वो क्लोज हो रहा है, वो जो पहला पॉइंट था वही लास्ट पॉइंट है, तो उस ट्रेवर्स को हम क्या बोलते हैं, लूप ट्रेवर्स। अच्छा, इसके आगे बात करते हैं। इसी केस में अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाती, इसी केस में अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाती जिसमें मैं आपको ये एक ही पॉइंट पर मिलते हुए नहीं दिखाती, क्या बोलेंगे आप, क्या ये हमारा लूप क्लोज ट्रेवर्स में बनाना चाहिए मैम, या फिर दूसरी साइड आपको बनाना चाहिए था। इसके लिए आप क्या बोलेंगे,
जो मैंने दूसरे वाला डायग्राम बनाया है, कि क्या ये हमारा आपको लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करना चाहिए था या आपने सही ड्रॉ किया है। अब मैं एक पॉइंट ऐड कर रही हूँ, पहली चीज तो होगी जिसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम होगा, वो हमारा क्या है, क्लोज ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स में भी उसकी क्लासिफिकेशन हो गई कि वो हमारा है लूप ट्रेवर्स। अच्छा, अब मैंने बोला इसका जो पहला पॉइंट है और इसका लास्ट पॉइंट जो है वो सेम नहीं है, क्या ये क्लोज ट्रेवर्स होगा। अब एक और चीज ऐड कर दी कि हमारा जो ए पॉइंट की पोजीशन है, वो हमें नोन है कि कहाँ पर है, और मैंने बोला कि जो डी पॉइंट की पोजीशन है वो भी नोन है। नोन का मतलब हमें पता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे पता है मुझे यहाँ से सर्वे वर्क शुरू करना है, फिर यहाँ पर एंगल मेजर करूंगी, अगला एंगल यहाँ होगा और लास्ट एंगल यहाँ होगा, तो मुझे पता है कि फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन ऑलरेडी डिफाइन है। तो आपने बोला कि इसको, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको लेफ्ट साइड लिखना चाहिए। अब मैं बोलूंगी कि नहीं, ये बिल्कुल सही बनाया है मैंने, ये भी हमारा क्लोज ट्रेवर्स होता है। अब ध्यान से सुनना, क्लोज ट्रेवर्स वो ट्रेवर्स होगा जिसमें पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की पोजीशन प्री डिफाइन होगी। अगर मुझे पता है कि मुझे सर्वे वर्क यहां से शुरू करके वहां तक जाना है, लास्ट पॉइंट पता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज ट्रेवर्स। लेकिन मैम अगर पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम होता है तो वो लूप ट्रेवर्स होता है, और अगर ए की पोजीशन पता है, डी की पोजीशन पता है, तो इसको हम बोलते हैं लिंक ट्रेवर्स। याद रखिएगा, यहाँ पर आप एग्जाम में गलती करते हो, तो ये कौन सा ट्रेवर्स होता है, लिंक ट्रेवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा क्लोज ट्रेवर्स जो है वो दो तरह का होता है। कोई डाउट किसी को, क्लोज ट्रेवर्स हमारा दो तरह का होता है, एक तो हमने देख लिया लूप ट्रेवर्स और दूसरा हमने देख लिया लिंक ट्रेवर्स। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया। तो अब मैम ओपन ट्रेवर्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो ओपन ट्रेवर्स क्या होगा, ओपन ट्रेवर्स भी हमारा, ओपन ट्रेवर्स में मैं क्या बोलूंगी, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। तो ए बी सी डी ई। अब मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता ही होना चाहिए ना कि मैंने सर्वे शुरू कहाँ से करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैंने सर्वे खत्म कहाँ करना है। आप बताओ ऐसा केस कहाँ हो सकता है, किस जगह का सर्वे मैं कर रही होंगी, कि सीधी लाइन में हम एंगल में मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस भी मेजर कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका लास्ट एंड नहीं पता होगा। बोलो ये किस जगह का सर्वे होगा जिसका मुझे लास्ट एंड नहीं पता होगा। तो अगर हम बोलेंगे इफ, अगर ऐसा सर्वे होगा, इफ फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इफ फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज नॉट नोन, इफ फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट्स आर, या फिर इज, इफ लास्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज नॉट नोन या अननोन टू अस, तो वो वाला जो ट्रेवर्स बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन ट्रेवर्स। जैसे वेरी गुड, सही आंसर किया आप लोगों ने, ओपन ट्रेवर्स। जैसे क्या किया हमने, एक हाईवे है, एक रोड है, मैं उसका सर्वे करते हुए जा रही हूँ, मैंने यहाँ से सर्वे का वर्क तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो रोड चलता जा रहा है, अगला पॉइंट आ रहा है, अगला पॉइंट आ रहा है, रिवर हो सकता है, केनाल हो सकता है, तो ये सारे, मतलब मैं बोल सकती हूँ जैसे आप रेलवे लाइन का सर्वे कर रहे हो, रेलवे हो सकता है एग्जाम्पल, आपका हाईवे हो सकता है। तो इसका मतलब जहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की पोजीशन नहीं पता है वो ओपन ट्रेवर्स है, और क्लोज जिसमें पहला और लास्ट पता है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को ओपन और क्लोज ट्रेवर्स में, बताओ। ओपन ट्रेवर्स को जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, इसको खुला माला रेखन बोलते हैं, और जो क्लोज ट्रेवर्स होता है उसको बंद माला रेखन कहते हैं। तब तो ये आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा ताकि हिंदी में भी आपको कोई डाउट ना रहे। बोलिए, ओपन और क्लोज ट्रेवर्स पता चल गए, तो ये तो हमें क्लियर है। अब मैं यहाँ पर इस वाले के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इसमें हम करेक्शन भी कैसे लगाएंगे अगर लास्ट पॉइंट हमें पता ही नहीं है। तो हमने इस चैप्टर में मेन बात करनी है इस लूप ट्रेवर्स के बारे में। लूप ट्रेवर्स के बारे में आपको एक चीज पहले से ही पता है,
लूप ट्रेवर्स के बारे में आप एक चीज जो है अभी से पहले ही पढ़ चुके हो। मुझे बताओ, क्या आपको इंक्लूडेड एंगल वाला टॉपिक याद है? इंक्लूडेड एंगल कब एक्सटर्नल होते हैं और कब इंटरनल होते हैं, बताना जरा। अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारा ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल होंगे या इंटरनल होंगे? आंसर कीजिए। अगर हमारा ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हमारे इंक्लूडेड एंगल कैसे होंगे? एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल होंगे या इंटरनल इंक्लूडेड एंगल होंगे? ये आंसर करेंगे आप लोग मुझे। अभी मैं देखती हूँ कितने लोगों ने आंसर किया है करेक्ट। क्लॉकवाइज के लिए पूछा है मैंने, क्लॉकवाइज के लिए पूछा है कि अगर ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। एक्सटर्नल, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। आपको क्या बोला था कि आप कोई डेफिनेशन मत याद रखो, आप ये याद रखो कि हमेशा एंगल कैसे मेजर होता है, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो मैम अगर आप यहाँ पर इसको नाम दे दो, ये ए बी सी और डी, और यहाँ पर नाम इस तरीके से दे दो ए बी सी और डी, तो मैम पहले वाले केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो पिछली लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, प्रीवियस टू नेक्स्ट लाइन, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, तो क्लॉकवाइज में एक्सटर्नल होते हैं। वेरी गुड अनुराग। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर ट्रेवर्स क्लॉकवाइज घूमता है, तो अगर मैं आपको बोलूँ, क्या आप बता सकते हो कि इसमें कोई एरर है या नहीं? अगर आप ये ट्रेवर्स बनाया आपने, आप कैसे पहचानोगे एंगल निकालने के बाद कि उसमें कोई गलती है या नहीं? आपको बढ़ा रखी है मैंने ये चीज। अब θ1, θ2, θ3, θ4 मैंने निकाल लिए। अब बताओ इसमें गलती है या नहीं, मैं ये कैसे पहचानूंगी? अब इसमें गलती है या नहीं ये मैं कैसे पहचानूंगी, ये बताना है आपने। तो ये बताना है, मैंने आपको समझा रखा है ये पॉइंट कि इसमें कोई एरर है या नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी। ये वाला ट्रेवर्स जो है, अगर हमारा जो ट्रेवर्स है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करता है, तो हमें पता है जो इंक्लूडेड एंगल होंगे वो हमारे एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल होंगे। और मैम अगर एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल होते हैं तो इनका सम किसके बराबर होता है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, ये पहले का पढ़ा हुआ जो आपने रिवाइज किया है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें आपको पता है इन सभी एंगल का जो सम होगा, जो हमारे जितने भी हम एंगल निकालेंगे इंक्लूडेड एंगल, इनका जो सम होगा कितना आना चाहिए? 2n + 4 × 90। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, पहचान लोगे यहाँ से। और इस केस में मैम समीशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, सभी एंगल का जो सम होगा किसके बराबर आना चाहिए? 2n - 4 × 90 डिग्री। अगर मैम ये इसके बराबर नहीं आता है तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ जो भी हमने ट्रेवर्सिंग की है हो सकता है उसमें कोई ना कोई एरर हो, ठीक है, कोई ना कोई एरर हो। ठीक है आदित्य, हम चेक कर लेंगे आज जब स्लाइड हम लास्ट में पीडीएफ उसका बनाएंगे तो देखेंगे कि ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, ये आप देखोगे जब आप अपनी रेफरेंस बुक से अगर कोई पढ़ता है तो यहाँ पर फिर से मेंशन की गई है कि अगर मुझे ट्रेवर्स बनाते टाइम ये पहचानना है कि उसमें कोई एरर है या नहीं, तो मैं 2n - 4 और 2n + 4 से चेक कर सकता हूँ। और अगर हम थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग भी कर रहे हैं तब भी हम इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं। और इंक्लूडेड एंगल का जो कॉन्सेप्ट हमने कंपास सर्वे में पढ़ा था, यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर पूछी जाती है, क्या है? अच्छा, अब ट्रेवर्स सर्वे की ये चीज़ तो पुरानी ही थी, मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या आती है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये समझाने के लिए मुझे वैसे भी एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम में दूसरी तरफ बनाऊंगी और जितनी भी टर्म्स है उनको यहाँ पर लिखती जाऊंगी। तो सबसे पहले अभी हम सीखेंगे कि लाइन का लैटिट्यूड जो है
उसका मतलब क्या होता है, लाइन का जो डिपार्चर है, अगर मैं लिख रही हूँ लाइन का लेटीट्यूड या मैं लिख रही हूँ लाइन का डिपार्चर, तो लेटीट्यूड किसे कहते हैं, डिपार्चर किसे कहते हैं। अभी के लिए लिख दूं तो लेटीट्यूड को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और डिपार्चर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो अब आपने जो पुरानी क्लासेस में पढ़ा है वो आपके काम आएगा अगर आपने अच्छे से सीखा है। तो ध्यान से देखना और मुझे आंसर करते जाना। क्या आपको सबको याद है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट कौन कौन सा लेते हैं हम यहाँ पर, तो वैसे ही ड्रॉ कर दिया। ये मैम नॉर्थ होता था, ये साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट दिखा दी, ये डायरेक्शन वेस्ट दिखा दी। मैम यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री होता था, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और 360 मैम यहाँ आ जाता था। पहला क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ, थर्ड यहाँ और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बताना, जब भी हम कोई सर्वे लाइन मेजर करते थे, क्या मैंने आपको ये कहा था कि हम नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल मेजर करेंगे। ये बोला था, हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस मानेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल मेजर करेंगे। तो मैंने मान लिया कि हमने एक सर्वे लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर ए बी, सर्वे लाइन ड्रॉ करी ए बी, और कंपास सर्वे में क्या पढ़ा था, हमेशा रेफरेंस लाइन क्या रहती है, हमेशा रेफरेंस लाइन हमारी वर्टिकल होगी। मतलब या तो नॉर्थ को रेफरेंस माना है मैम या तो साउथ को। किसी भी केस में क्या हमने ईस्ट और वेस्ट को रेफरेंस लिया था, बताओ, किसी भी केस में ईस्ट और वेस्ट को रेफरेंस लिया था, नहीं लिया था ना। तो मान लो मेरी ए बी लाइन है एक, तो मैम आपने क्या किया, नॉर्थ को रेफरेंस माना और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल थीटा मेजर कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक थीटा मेजर कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब इस थीटा को, क्या आपको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना आता है थीटा के? अगर मैं पूछूं एक लाइन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो कैसे करते हैं? तो मैम अगर इस लाइन की लेंथ को मान लो आप एल, तो थीटा के साथ वाली जो सीधी लाइन आएगी, जो थीटा के साथ वाली जो सीधी लाइन आएगी उसको क्या बोलते हैं, एल कॉस थीटा। थीटा के साथ वाली जो लाइन आएगी तो आप इसको बोलोगे मैम ये बन जाएगा एल कॉस थीटा। बनेगा कि नहीं, किसी को कोई डाउट? ये लाइन की लेंथ एल है तो थीटा के साथ वाली एल कॉस थीटा, और मैम जो थीटा से दूसरी वाली लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। क्या यही 2 कंपोनेंट्स बनेंगे इस लाइन के? तो जब भी आप एक सर्वे लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ट्रेवर्स बना रहे हो थियोडोलाइट की हेल्प से, तो लाइन का जो थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल एक्सिस वाला कंपोनेंट आएगा, इसी को ही कहते हैं लेटीट्यूड ऑफ लाइन। इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल एल, लेटीट्यूड ऑफ लाइन। और जो आपका हॉरिजॉन्टल ये जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर आएगा, इसको बोलते हैं डिपार्चर ऑफ लाइन। अभी हमें इतना सा समझ में आ गया कि हमारा लेटीट्यूड जो है उसको हम लिख सकते हैं एल कॉस थीटा, और जो डिपार्चर है इसको लिख सकते हैं एल साइन थीटा। लेटीट्यूड को लिख सकते हैं एल कॉस थीटा और डिपार्चर को लिख सकते हैं एल साइन थीटा। इतनी सी बात समझ में आई। इसके आगे अभी कुछ बताया नहीं तो कोई डाउट भी नहीं आना चाहिए। जितना बताया उतना समझ में आ गया कि लेटीट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। अभी सिर्फ मुझे एक बेसिक फॉर्मूला मिल गया। तो अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइन की लेंथ ये है और थीटा वैल्यू इतनी है, क्या आप उससे लेटीट्यूड और डिपार्चर निकालने के काबिल बन गए? पहली तरह का, पहला टाइप का क्वेश्चन कि लाइन की लेंथ ये है और थीटा इतना है तो लेटीट्यूड निकालो। ठीक है मैम, निकाल लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो क्या है? जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बेसिक इसके बारे में समझ गए। अब यहाँ से जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो कौन सा क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। तो आपने अभी यहाँ पर ये शो कर दिया कि ये लेटीट्यूड और डिपार्चर का मतलब क्या है, लाइन का साइन थीटा और कॉस थीटा का कंपोनेंट लेना है। अब मैंने जो लाइन ड्रॉ करी, मान लीजिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में करी। अब मान लीजिए ये जो लाइन ड्रॉ करी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलूं हम हमेशा किस एक्सिस को रेफरेंस मानेंगे,
हमेशा मैम आपने बताया था हम या तो नॉर्थ से ही एंगल मेजर करते हैं, लेकिन जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है उसमें हम साउथ को भी मान लेते हैं। हम देखते हैं सर्वे लाइन किसके ज्यादा नियर है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी सेम जैसा रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग बोलो, वो वाला थीटा लिया जाता था। अब जैसे मैं बोलूँ कि मुझे इस लाइन को एंगल मेजर करना है कि कितना है, इस लाइन का कहाँ से मेजर करूंगी, वर्टिकल लाइन से करूंगी। वर्टिकल में नॉर्थ ज्यादा पास है या साउथ ज्यादा पास है, मैम साउथ ज्यादा पास है, तो यहाँ पर वैल्यू जो साउथ ज्यादा पास है ये आ गया थीटा। तो रिड्यूस बियरिंग क्या मैं यहाँ थीटा ये लिख सकती हूँ। इस लाइन की जो लेंथ है वो L2 है, इस लाइन की जो लेंथ है वो L2 है, तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे, इसका जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है अभी भी L cos थीटा ही रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो L sin थीटा ही रहेगा। कोई डाउट? मैम ये सेम रहेगा। अगर आप किसी और क्वाड्रेंट में भी बना दोगे, किसी और, मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दो, मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दिखा दिया, तो भी इस लाइन को मैम आप वर्टिकल से ही मेजर करोगे। मैंने बोल दिया हमेशा हम इस लाइन से एंगल मेजर करेंगे, नॉर्थ के ज्यादा पास है तो वो ले लिया, साउथ के ज्यादा पास है तो वो ले लिया। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो मुझे क्या बता रहा है, रिड्यूस्ड बियरिंग। अब जिसने ने ये वाली क्लास नहीं देखी है उसको थोड़ी मुश्किल आएगी कि रिड्यूस बियरिंग क्या होता है। तो इस लाइन की लेंथ मैम L3 मान लीजिए, तो ये वर्टिकल L cos थीटा आ रहा है और हॉरिजॉन्टल जो है वो L sin थीटा आ रहा है। किसी को ये डाउट कि अगर हम सभी क्वाड्रेंट्स देखें तो सभी में cos थीटा वाला कंपोनेंट इस वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है, sin थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब मैं आपको यहाँ से समझाना देखो क्या चाहती हूँ। आपको ये पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव, साइन की बात अब कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैम हमें पता है कि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, और जब हम एक्स यहाँ लेते थे लेफ्ट साइड में तो वो माइनस में लेते थे। वाई एक्सिस पॉजिटिव लेते थे मैम ऊपर की तरफ, और वाई एक्सिस लेते थे नेगेटिव नीचे की तरफ। होता था कि नहीं? यस, है ना? अच्छा मैम आपने बोला जितना भी हमारी नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस है उस पे जो भी कंपोनेंट आएगा वो किसका होगा, वो हमारा लेटीट्यूड का होगा, और जो हमारी ईस्ट वेस्ट वाली एक्सिस है उसमें जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा डिपार्चर का होगा। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को आती है ये चीज़, लेकिन जिनको नहीं आती है तो मेरे को बेसिक से इसलिए समझानी पड़ेगी। तो अब मुझे बताना, तो यहाँ पर लेटीट्यूड का साइन और डिपार्चर का साइन देखना है। अब मुझे पता है वाई एक्सिस के साथ लिख दो प्लस लेटीट्यूड, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेटीट्यूड। अगर वाई पॉजिटिव है तो लेटीट्यूड पॉजिटिव है। मैम वाई एक्सिस पे आप लेटीट्यूड बता रहे हो, अगर नीचे की तरफ वाई नेगेटिव है तो लेटीट्यूड भी हमारा नेगेटिव है। मैम इस तरफ को डिपार्चर लिखते हो तो डिपार्चर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में डिपार्चर नेगेटिव है। तो मतलब मैंने x के साथ डिपार्चर लिख दिया, y के साथ लेटीट्यूड लिख दिया। अब मैंने पहले क्वाड्रेंट में देखना है, पहले क्वाड्रेंट में क्या मैं बोल सकती हूँ कि लेटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होती है और वाई भी, तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। कैसा सवाल आता है यहाँ से, मैं आपको अभी क्लियर करवाऊंगी। अब मुझे बताओ, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बताओ लेटीट्यूड और डिपार्चर का साइन क्या होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लेटीट्यूड का साइन बता दीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइन होगी तो लेटीट्यूड प्लस होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो मैम आप सामने ही तो दिख रहा है, देखो इस क्वाड्रेंट का मतलब ये और ये उठाना है यहाँ से, तो हम लेटीट्यूड को बोलेंगे नेगेटिव और डिपार्चर को बोलेंगे पॉजिटिव। सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो मैम इस क्वाड्रेंट में डिपार्चर भी माइनस दिख रहा है, लेटीट्यूड भी माइनस दिख रहा है, तो एल भी माइनस हो गया, डिपार्चर भी माइनस हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और मैम लास्ट वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें क्या दिख रहा है कि लेटीट्यूड हमारा प्लस है और जो डिपार्चर है वो हमारा नेगेटिव है। लेटीट्यूड हमारा प्लस है और डिपार्चर नेगेटिव है। क्या इसको रटना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस लेना है?
अब आपको पता चल गया कि y एक्सिस पे लेटीट्यूड आएगा, x एक्सिस पे डिपार्चर आएगा। जहां की तरफ x एक्सिस पॉजिटिव है तो डिपार्चर भी पॉजिटिव हो जाएगा, जहां की तरफ लेटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमारा y एक्सिस भी पॉजिटिव होगी। क्लियर है? क्लियर है बोलिए। तो यहां तक मैम हमें ये साइन कन्वेंशन तो समझ में आ गए। अब आप बोलेंगे कि हमें ये बताइए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इन साइन कन्वेंशन से क्या चीज हमें निकालने को बोली जा सकती है ना। थीटा जो होता है वो रिड्यूस बियरिंग है। ये थीटा क्या है यहाँ ड्रॉ करके देख लिया, साइन कन्वेंशन हमने देख लिया। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करना। मैं आपको बोल रही हूँ कि लेटीट्यूड ऑफ अ लाइन, अगर मैं आपको बोलूँ क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है, अगर लेटीट्यूड ऑफ अ लाइन ए बी इज +10 मीटर और डिपार्चर ऑफ अ लाइन इज ऑफ ए बी इज मान लेते हैं -40 मीटर, बताओ लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। आप मुझे बताएंगे लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। अभी साइन कन्वेंशन पढ़ लिया मैम, यहाँ पर लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, आप मुझे ये आंसर बताएंगे। चलो बताइए, लाइन का क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। हो सकता है बोला हो कि आप बताइए क्वाड्रेंट कौन सा होगा अगर लेटीट्यूड पॉजिटिव है और डिपार्चर नेगेटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो बिल्कुल बेसिक सा आंसर है, हम इसको सभी सही कर सकते हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, जो डिपार्चर है वो नेगेटिव है। तो डिपार्चर मतलब मैम एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो सभी ने सही आंसर किया। तो ये लाइन जो है हमारी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये हमारी 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। कोई डाउट किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में, बोलो। क्लियर हो गया? एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर यहाँ से जो छोटा सा क्वेश्चन है वो यहाँ से हमें समझ में आ गया। अब मैम इसी क्वेश्चन में, अब मेरे को नहीं पता अभी एंगल क्या निकल के आएगा क्योंकि मैंने रैंडम कुछ वैल्यू ली है। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे थीटा निकालने के लिए बोलते, ऐसे लिखा होता कि बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन। अभी हमने यहाँ पर लेटीट्यूड और डिपार्चर तो देख लिया, अगर मुझसे थीटा निकालने के लिए पूछते तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है। यहाँ से ऐसे लिख सकते थे कि L साइन थीटा और L कॉस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मैम ये ऐसे लिख सकते हो L साइन थीटा बाय L कॉस थीटा। तो L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपने ये टेंजेंट थीटा बोल दिया। तो टेन थीटा साइन थीटा का मतलब क्या था, डिपार्चर था, और कॉस थीटा का मतलब क्या था, लेटीट्यूड था। तो मैम इसका मतलब अगर वो मुझसे थीटा निकालने के लिए पूछता है, जो कि नहीं पूछेगा, ज़्यादातर चांस है कि स्टेट में नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको सवाल पूरा करवाऊंगी इसका। तो अगर मैम यहाँ पर थीटा पूछता है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि थीटा इज tan इनवर्स d/l। ये फॉर्मूला जरूर आपसे पूछ सकते हैं, बोलो। अगर उसने पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, तो डायरेक्शन पूछने का मतलब क्या होगा कि उसने आपसे एंगल निकालने के लिए बोला है। तो अब ध्यान रखना है कि L/d मत कर देना, क्या होगा वहां पर d/l। क्यों होगा d/, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पर से, यह गलती बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब वो ये सेम फॉर्मूला लिखते हैं वो L/d लिख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें लेटीट्यूड याद होता है। तो अब ये गलती मैंने बता दी, ये होती है और आपने नहीं करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये डिपार्चर बाय लेटीट्यूड होगा, ठीक है मैम। अब इसका मतलब है कि अगर मुझसे इस क्वेश्चन में, वैसे नहीं पूछेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि चीज़ें कैसे यहाँ से सवाल में बनती हैं। अगर थीटा का कोई, अभी मैं आपको बताऊंगी कि साइन थीटा कॉस थीटा की बेसिक वैल्यू जो आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी वो। तो इसका मतलब मैम अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा होता तो टेन थीटा मैं कैसे निकालती, क्या उसको निकालने में क्या कोई प्लस माइनस साइन का मुझे यहाँ पर फर्क पड़ेगा, तो मैं बोलूँगी नहीं पड़ेगा। तो मैम इस साइन देने का मतलब क्या है, टेन थीटा क्या होगा, डिपार्चर लिखो डिवाइडेड बाय लेटीट्यूड लिखो, ऐसे ही लिखोगे। टेन थीटा 40/10 लिखा।
अब आपको एसएससी जेई ने मान लीजिए टेंजेंट 4 डिग्री की वैल्यू दे दी 0.069। तो एसएससी जेई में गिवन दे दिया कि जो टेंजेंट 4 डिग्री है वो 0.07 है, ये लेना है टेंजेंट 4 डिग्री। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, या फिर इनवर्स की भी वैल्यू दे दी, तो मैम यहाँ से टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन थीटा, टेन 4 डिग्री आ गया, तो टेन 4 डिग्री मेरे पास कितना निकल कर आ गया, ये आ गया 0.07। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, नहीं मैंने कुछ गलत किया ना, अभी गलत किया मुझे लग रहा है, 4 नहीं आएगा, थीटा आएगा टेन इनवर्स। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, टेंजेंट इनवर्स 4 की। थीटा टेन दूसरी तरफ चला जाएगा, टेन इनवर्स की कितना एंगल आ रहा है बताना, टेन इनवर्स 4 की वैल्यू आ रही है 75.96। तो ये वैल्यू मान लेते हैं अगर एसएससी जेई में आया, तो मुझे इसने वैल्यू दे दी 70 कितना बताया 5.96। तो 75.96 को हम 76 डिग्री मान लेते हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो अभी मैंने ये थीटा 76 डिग्री निकाला, अगर क्वेश्चन में दिया है तभी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज क्लियर करना चाह रही हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन कराया। अच्छा, ये थीटा निकालने तक किसी को कोई डाउट कि मैम अप्रोक्सीमेटली उन्होंने इसको 76 मान लिया तो हम इसको 76 ले लेंगे। अब इसके आगे वो मुझे बोलते हैं कि ठीक है, क्या ये थीटा रिड्यूस बियरिंग है, मुझे ये आंसर करना, क्या ये थीटा हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग है या फिर रिड्यूस बियरिंग है, यही बोलेंगे ना इसे। हाँ मैम, थीटा रिड्यूस बियरिंग है। अब मुझे बोला कि कैलकुलेट करो इसी क्वेश्चन में, व्हाट इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन, व्हाट इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है मैम, हमें रिड्यूस बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना तो आता है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए, अब साइन को मैंने यहाँ नहीं लिखा था, आप में से कोई सोच रहा होगा मैम ने साइन को क्यों नहीं लिखा, अब मैं साइन को यूज करूंगी। अब देखिए, मुझे बताओ अगर लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बताया था आपने, अगर लैटिट्यूड पॉजिटिव डिपार्चर नेगेटिव मतलब मैम फोर्थ क्वाड्रेंट बताया था, तो मैम इसको आप इस लाइन को किस क्वाड्रेंट में बना दो, फोर्थ में बना दो, तो ऐसे ही बनेगी ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में लाइन। ठीक है, अभी गलत करते हैं कुछ लोग तो समझ लीजिए, तो फोर्थ में मैम यहाँ बनेगी। अच्छा, जो आपने थीटा 76 निकाला ये कौन सा था, ये रिड्यूस बियरिंग था, तो ये वाली वैल्यू मैम यहाँ पर 76 डिग्री थी, है कि नहीं, ये वाली वैल्यू 76 डिग्री। तो इस साइन कन्वेंशन को मैंने एंगल में नहीं यूज करना है, साइन की हेल्प से देखा लाइन को बनाऊं किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि जब मैं होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करूंगी तो पता होना चाहिए कि लाइन किस क्वाड्रेंट में है। तो अब आपने यहाँ से क्या देख लिया, अब देखा मैम नॉर्थ से ये टोटल एंगल कितना होगा, तो आपने बोला कि होल सर्कल बियरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री में माइनस कर दो 76 डिग्री, आपको होल सर्कल बियरिंग मिल जाएगा। तो साइन, बिल्कुल सही बात है, साइन का ध्यान रखना है, साइन का मकसद सिर्फ एक ही होगा, आपको ये बताना कि लाइन किस क्वाड्रेंट में है, एंगल में उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ताकि मैं यहाँ पर बना सकूं, फिर देखो क्वाड्रेंटल कितना आ रहा है, फिर होल सर्कल बियरिंग कन्वर्ट करने में मेरे पास आसानी हो जाए। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 284 डिग्री। समझ गए, ये एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन हो गया। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ऐसा ही सवाल आएगा। तो मतलब मेंस का अगर मेरा सवाल बनेगा इस टॉपिक से, पहले वो ये दो दे देगा, फिर आप थीटा निकालोगे, थीटा से होल सर्कल बियरिंग निकालोगे, और वहां से आप लाइन का क्वाड्रेंट बता दोगे। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, मस्त क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आ गई थीटा वाली चीज। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को बेसिक वैल्यूज याद है साइन थीटा कॉस थीटा की, कितने लोग क्लास में हैं जिनको साइन थीटा कॉस थीटा की बेसिक वैल्यूज, वैसे मुझे लगता है शायद लामिया मैम ने पढ़ाया भी था, आपको याद हो भी सकता है, हो सकता है नहीं भी याद हो। हाँ, कितने लोगों को याद है वो वैल्यूज साइन थीटा कॉस थीटा वाली, याद है क्या आपको? तो 0 डिग्री, 30, 45 और 60 और 90। तो यहाँ पर हम 30 से बना देते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कितने लोगों को याद है? तो आप अगर यहाँ पर ना साइन के लिए याद रखते हो,
कॉस तो बिल्कुल उसका उल्टा आ जाता है, और टेंजेंट। ये मैं क्यों लिखवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये पेपर में पूछी, सबको याद है तो फिर लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो रहने देते, इसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए, तो रहने देते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो बताइए साइन 30 कितना होता है, अगर याद है तो मुझे बता दो, अगर याद है तो बता दीजिए कि साइन 30 कितना होता है, फिर आप ही आंसर कर दो। हाँ, 0, 1/2, 1/√2, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और साइन 90, कॉस साइन 90 कितना होता है, और उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल 1/2, 1/√2, √3/2, और साइन 90 कितना होता है, बोलो साइन 90 कितना होता है। बाकी मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट लिख रही हूँ, जो 60 का है वो आ जाएगा रूट, इधर आ जाएगा जो हमारा 30 का है वो 60 का बन जाएगा √3/2, ये भी मैम 1/√2, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1/2। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अच्छा अच्छा, इन दोनों का रेशो तो निकाल सकते हैं, टेन थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करके आप निकाल सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके निकाल सकते हो, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो बिल्कुल डिवाइड करने के लिए वो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा, ये लिख लिया आपने, सही लिखा है क्या, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। हाँ, ये कॉस 90 0 होता है जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ, कॉस 90 0 होता है, नॉट डिफाइंड तो आपका ये होगा, क्या कहते हैं इसको, टेंजेंट के केस में जब निकालेंगे, टेन के केस में निकालेंगे, क्योंकि जब टेंजेंट हमारा मतलब टेंजेंट 90 के केस में जब आप निकालोगे तो साइन बाय कॉस बनेगा 1/0, और जो 1/0 है फिर वो इन्फिनिटी। तो ये जिसको भी याद नहीं था मैं आपको बोलूँगी एसएससी जेईई एग्जाम के लिए इसको याद रख लो, और कुछ कुछ अंडर रूट की वैल्यूज भी याद रख लो, तो वो आपके काम में आएंगी, कुछ कुछ अंडर रूट की वैल्यूज भी याद रख लो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब मैंने आपको यहाँ पर क्लियर क्या करवाना था, कौन से पॉइंट पर थे हम, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं इससे आगे वाले पॉइंट की, तो हमें लेटीट्यूड पता चल गया, हमें डिपार्चर पता चल गया कैसे कंसीडर करना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब मैं कोई ट्रेवर्स बना रही हूँ, अब क्या है, अब मैं कोई ट्रेवर्स बना रही हूँ, होता क्या है, ट्रेवर्स मैम अभी हम सिर्फ लूप ट्रेवर्स की ही बात करेंगे, पहली बात हम सिर्फ लूप ट्रेवर्स की ही बात करेंगे। तो मान लीजिए ये मैं यहाँ पर लूप ट्रेवर्स बना दिया, एक लूप ट्रेवर्स आपको पता है जिसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की पोजीशन जो है वो पता हो हमें। तो अगर मैं बोलती हूँ कि हमारा कोई भी क्लोज ट्रेवर्स है, और क्लोज में भी हमारा जो ये लूप ट्रेवर्स है, इस केस में जो पहली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या है, फॉर क्लोज ट्रेवर्स, कंडीशन फॉर क्लोज ट्रेवर्स अगला टॉपिक है ये। अब उसके आगे चल रहे हैं हम कि कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए फॉर क्लोज ट्रेवर्स। तो फॉर क्लोज ट्रेवर्स कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए, देखिए पहला समीशन ऑफ लेटीट्यूड, समीशन का साइन भी समझते हो, सभी लेटीट्यूड का सम 0 के बराबर होना चाहिए, और समीशन ऑफ डिपार्चर, जितना भी डिपार्चर आपने निकाला होगा उस सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। मैम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान से देखना, मान लीजिए ये हमारी लाइन L1 थी, ये हमारी लाइन L1 थी, तो लाइन L1 के लिए मैम थीटा जो था वो θ1 था। तो फर्स्ट लाइन जो आपने ड्रॉ करी, तो इसको जब मैं मैम कॉस कंपोनेंट इसका मैं यहाँ पर लूंगा, तो क्या वो L1 cos θ1 बन जाएगा, मुझे बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, मुझे बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैम कि समीशन लेटीट्यूड जो आपने 0 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2 प्लस L3 cos θ3 प्लस जितने भी आएंगे Ln cos θn इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सेम चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया,
सिमिलरली मैं क्या लिख रही हूँ कि मैम डिपार्चर जब आप निकालोगे तो L1 साइन थीटा 1 जितनी भी वैल्यूज होंगी L2 साइन थीटा 2 प्लस सो ऑन अप टू जितनी भी लाइंस की लेंथ हमने मेजर की है Ln साइन थीटा एन मेरा 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर है मतलब मेरा कोई भी एरर नहीं है। किस में एरर नहीं है? इस पूरे ट्रेवर्स को बनाने में। ना मैंने थीटा में मेजर करने में एरर किया है, ना मैंने लाइन की लेंथ में, क्योंकि जब मैं ग्राउंड पर गई तो मैंने अपना सर्वे का वर्क ए से स्टार्ट किया, ABCD, और मैं ये सारे एंगल जो है इनको मैं यहाँ पर मेजर करती हुई गई और मैंने सारे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 मेजर किए। और जब मैं इनका सबका सम निकालूंगी अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एरर नहीं है। क्यों? बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जहां से आपने शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया। तो जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया, मतलब जितना चले वापस वहीं पर पहुंच गए, तो सम 0 होना चाहिए, तो मतलब वहां कोई एरर नहीं है। अब क्या होता है? कि जब मैं साइड पे एंगल निकाल के आई तब तो मुझे लग रहा है मैंने सारा काम सही किया है, पर जब मैं वो सारे एंगल को एक टेबल में बनाकर लिख कर आ गई हूँ, अब जब मैंने उसको कागज पे बनाना शुरू किया तो मैंने क्या देखा, हो सकता है कभी कभी ये लाइन इससे मिले ही ना, अगर मैंने कागज में बनाना शुरू किया और मैंने देखा यार साइट पे तो वो पूरा क्लोज बन रहा था, पर अभी जब मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, L1 L2 L3 निकाल रही हूँ, तो 0 के बराबर नहीं आ रही। तो अगर 0 के बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई एरर होगा। तो इसका मतलब इफ समीशन ऑफ लेटीट्यूड 0 के बराबर नहीं आता तो वैल्यू आएगी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो जितनी भी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एरर इन लेटीट्यूड, जो 0 के बराबर नहीं है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, एरर इन लेटीट्यूड, मतलब लेटीट्यूड में कितना एरर था। ठीक है। और अगर डिपार्चर भी 0 के बराबर मैम नहीं आया तो मतलब डिपार्चर निकालने में भी जो हमारा कोई एरर था, तो उसको क्या बोलेंगे, एरर इन डिपार्चर। तो ये क्या हो गया मैम, एरर इन डिपार्चर। तो एरर लेटीट्यूड में भी हो सकता है, डिपार्चर में भी हो सकता है। कितना एरर है कैसे निकालूंगी, जितने भी लेटीट्यूड है सबका सम कर दिया, L1 cos थीटा 1 L2 cos थीटा 2 सबको सम कर दिया, मिला के 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, उसमें एरर होगा। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको क्वेश्चन की हेल्प से अभी कैसे अप्लाई करते हैं वो यूज करना सिखाऊंगी। क्लियर हो गया अभी कि एरर लेटीट्यूड और डिपार्चर में कैसे निकालना है। हाँ, अब जैसे किसी ने अभी नाम दिया है प्रिया कुमारी, बिल्कुल सही बता रहे हो। अब क्या होगा कि मैम अगर एरर आएगा तो ये वाली चीज यहाँ पे मिल ही नहीं पाएगी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो आप इस डायग्राम में देखिएगा, अगर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है जब मैं A से B के लिए एंगल मेजर करूं तो मैंने वो थीटा 1 की जगह कुछ और मेजर कर दिया था। अब जो मैं हाइलाइटर से दिखा रही हूँ वो वाला, तो मैम ये मेजर कर दिया था, तो पहली गलती ये करी। तो अब पहली गलती अगर ये हुई, जब मैं शीट पे बना रही हूँ तो आगे वो गलती बढ़ती गई। अब ये वो गलती है जो बढ़ती जाएगी, मैम आगे वो गलती हो सकता है और बढ़ गई, और आगे जाकर वो गलती ऐसी थी कि वो मिली नहीं। तो मैम आपने हो सकता है यहाँ से गलती शुरू की हो, यहाँ से की हो, वो गलती आगे आगे जाकर बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर ये ट्रेवर्स जो है ये क्या नहीं हो पाएगा, ये हमारा क्लोज ही नहीं हो पाएगा। पर मैंने साइट पे तो क्लोज बनाया था, कागज पे ये क्लोज नहीं बना। तो अब ये एरर जो आया इसकी वजह से, क्योंकि हमारा ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो पाया, तो हमने इस एरर का नाम क्या दे दिया, क्लोजर एरर, एरर ऑफ क्लोजर। क्लोजर क्यों? क्योंकि इस एरर की वजह से ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक बार फिर से इस क्लोजर एरर को आपको शो करूं, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिर से दिखाऊं तो देखो क्लोजर एरर देखना अब इस फोटो में, इस डायग्राम में। तो यहाँ पर ये देखिए, पिछले वाले में समझ लीजिए कि आपका अब ट्रेवर्स मैं क्लोज करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अब हमने ये मान लिया है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा एरर आ गया है, जिस वजह से हमारा ट्रेवर्स बना सेम नहीं ना, पर कोई बात नहीं, हम क्लोजर एरर दिखाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाते हैं और मान लेते हैं कि ये ऐसे कुछ बन गया, और ये दोनों आपस में मिलने चाहिए थे, ये मिले ही नहीं।
ये दोनों आपस में मिलने चाहिए थे, लेकिन एरर होने की वजह से ये दोनों आपस में मिले ही नहीं। तो ये येलो वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर शो करी, ये क्या है? ये हमारी क्लोजर एरर है, ये मेरी क्लोजर एरर है। समझ आया? पहले ये बताओ कि क्लोजर एरर क्या होता है। क्लोजर एरर क्या होता है मैम? जिसकी जो एरर आएगा जिस वजह से ये पॉइंट और ये पॉइंट की लाइन के बीच एक डिफरेंस आ गया, ये मिलना चाहिए था पर ये मिला ही नहीं। तो आपने थीटा में, हो सकता है एंगल गलत मेजर किया हो सकता है डिस्टेंस में गलती हो गई हो, दोनों में भी गलती हो सकती है, उस वजह से एरर आया हो। तो अब ये मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि पेपर में पूछा क्या जाता है। तो ये जो क्लोजर एरर है, ये जो क्लोजर एरर है, बोलते हैं इसकी वैल्यू निकालो। तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं बोलती हूँ कि ये वाली जो एरर थी ना, इसको ई मान लीजिए। ये जो एरर था इसको ई मान लीजिए। अब मैंने क्या बोला कि मान लो ये नॉर्थ है मैम, नॉर्थ से आप यहाँ पर एंगल थीटा मेजर कर रहे हो। अब मैं इतनी वाली चीज को यहाँ अलग से दिखा रही हूँ, जो एरर वाली लाइन है। तो मैम आपने एरर वाली लाइन ये दिखाई है, ये एरर वाली लाइन ऐसे दिखाई है। मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो इस लाइन में भी क्या मैं इसको दो कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करूंगी, दो कंपोनेंट्स यही बनेंगे ना, एक मैम यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक कंपोनेंट मैम एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला, ये बनेंगे ना यहाँ पर भी। कैसे? देखो ये ई एरर था, ये एंगल थीटा था। जब मैंने इसको इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखा तो मैम एक कंपोनेंट यहाँ आ गया और एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं तो मैं साफ साफ डायग्राम में समझा देती हूँ। बोलो। तो मैम जैसे आप पहले समझा रहे थे कि लैटिट्यूड और डिपार्चर कैसे लेते हैं, ये सेम चीज उसी की तरह ही है, ये सेम चीज उसकी तरह ही है। तो अब मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं, ये वाला जो एरर है इसको ई मान लो, ये वाला जो एरर है उसको ई मान लो, और इसको मान लो कि थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है हमारा इस वाली एक्सिस के साथ। अब मैं बोलूंगी क्या मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ जैसे अभी कर रही थी सारी लाइंस को? तो आप बोलेंगे ये वाला कंपोनेंट मैम लैटिट्यूड का होता है, ये वाला कंपोनेंट डिपार्चर का होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इसको मैं बोल दूंगी कि पूरे जितने भी एरर हमारा चाहे एंगल में मेजर करने में एरर आया हो, चाहे लेंथ मेजर करने में एरर आया हो, ये एरर इन लैटिट्यूड हो गया और मैम ये एरर इन डिपार्चर हो गया। ये वाली लाइन कौन सी है जो यहाँ से मैंने उठाई है? ये वो वाली लाइन यहाँ पर मैंने दिखाई है ना, ये वो वाली लाइन यहाँ पर दिखाई है। समझ में आया कि नहीं? ये जो ई वाली लाइन है वो ई वाली लाइन मैंने यहाँ उठाई और नॉर्थ से थीटा एंगल मैंने दिखा दिया। तो मैम वाई एक्सिस पे क्या आता था? लैटिट्यूड आता था, तो इसको बोल देंगे ये एरर इन लैटिट्यूड है। एक्स एक्सिस में डिपार्चर आता था, ये एरर इन डिपार्चर है। तो आप जब समीशन लेटीट्यूड करोगे और वो जीरो नहीं आएगा, उसकी वैल्यू एरर इन लेटीट्यूड के बराबर आएगी। जब आप समीशन डिपार्चर करोगे और वैल्यू जीरो नहीं आ रही, वो एरर इन डिपार्चर के बराबर आएगी। क्लियर और नॉट? बोलो। ये सेम लाइन को यहाँ दिखा दिया, आपको बोला कि इस एरर को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, तो ये एरर लैटिट्यूड में भी हो सकता है, ये एरर डिपार्चर में भी हो सकता है। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे ये ई की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो ई की वैल्यू के लिए ये ट्राइंगल देखिएगा ध्यान से, ई की वैल्यू के लिए इस ट्राइंगल को देखिएगा ध्यान से। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है? तो मैं इस ई को देखो कैसे लिख सकती हूँ, ये वाली वैल्यू मैम एरर इन डिपार्चर हो गया, तो ई इज अंडर रूट ऑफ एरर इन लेटीट्यूड का स्क्वायर प्लस एरर इन डिपार्चर का स्क्वायर। ई इज अंडर रूट ऑफ एरर इन लेटीट्यूड का स्क्वायर और एरर इन डिपार्चर का स्क्वायर। तो मैं जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजिंग एरर निकालना चाहती हूँ, जब भी मैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजिंग एरर निकालना चाहती हूँ, क्या मैं सिंपल ये फॉर्मूला लगा दूं? मुझे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पेपर में सवाल आएगा तो डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होगा। मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड कि क्लोजर एरर किसके बराबर है। तो अभी मैं आपको सवाल भी करवाऊंगी, टेंशन ना लीजिए। तो क्लोजर एरर
इसको क्या बोलेंगे, ये क्लोजर एरर है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजर एरर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजर एरर। तो आपको कैसे निकालना है, जितना भी लैटिट्यूड का सम होगा, जितना भी डिपार्चर का सम होगा, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, वो ई आ गया। यहां से क्वेश्चन एसएससी जेईई में आए हैं। अब देखना, अब मैम अगर इसमें मुझसे डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर पूछा होता, अगर यहीं पर ये पूछा होता कि बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर, तो डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर किसके बराबर होता, डायरेक्शन, ठंडा कर दो एसी, तो डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर पूछा होता तो ये थीटा निकालना था ना। तो बताओ यहां से थीटा कैसे निकालोगे, थीटा मैम ऐसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू, या हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, ई डी है, और आपका P अपॉन बी क्या है, ई एल है। तो मैम टेन थीटा हमारा ई डी अपॉन ई एल के बराबर होगा, टेन थीटा। तो अगर मुझसे डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर पूछा है तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ई डी बाय ई एल लिख सकती हूँ, या फिर मैम ई डी की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स समीशन डिपार्चर अपॉन समीशन लैटिट्यूड, क्योंकि जब आपने इनको सम किया होगा तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी क्लोजर एरर की। तो ये स्टार मार्क कर दिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क कर दिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो। किसी को कोई डाउट है क्लोजर एरर में? क्लोजर एरर का मतलब है वो एरर जो किस वजह से आ रहा है, अगर हमारा ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो पा रहा है, अगर हमारा ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो पा रहा है, किस वजह से नहीं हो पा रहा है मैम, लैटिट्यूड में एरर था, डिपार्चर में एरर था। कितना कितना एरर था मैम, हम लैटिट्यूड को सम कर लेंगे, डिपार्चर को सम करके निकाल लेंगे। अगर 0 नहीं आता, 1 2 3 जितनी भी वैल्यू आती है वो डायरेक्शन वो हमारी किसके बराबर होगी, एरर लैटिट्यूड एरर डिपार्चर। मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये छोटा सा ट्राइंगल देखा, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा था, तो मैम परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा स्मॉल ई के बराबर हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई डाउट तो नहीं है। अभी मैं पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो पेपर के लिए ये भी याद रखना और पेपर के लिए डायरेक्शन भी याद रखना। अब एक लास्ट चीज क्वेश्चन करने से पहले, लास्ट चीज क्वेश्चन करने से पहले, अब देखो ना, आज वाली चीज न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल है, इसको हम लिख के ही समझ सकते हैं। अगर मैं पहले से भी डायग्राम बना के ले आती तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। लेकिन अगर मैं सारी ही डेफिनेशंस वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आप बताओ ना फिर उसमें मैं कैसे आपको सारी चीज लिखवाऊं। इसमें देखो सब फ्लो के साथ चल सकता है कि हाँ ऐसा, मतलब जैसा हम लिख रहे हैं वो मैथमेटिकली है, फॉर्मूलाज ही हैं, तो साथ साथ समझे जा सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट चीज देखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, कई बार हमें लैटिट्यूड को कैसे लिखते हैं, कई बार हम लैटिट्यूड को क्या लिखते हैं, नॉर्थिंग ऑफ लाइन। अगर आपको लिखा हो कहीं पर, अगर आपको कहीं ऐसा मेंशन हो नॉर्थिंग, नॉर्थिंग ऑफ अ लाइन, नॉर्थिंग ऑफ अ लाइन, या आपको लिखा हो साउथिंग ऑफ लाइन, तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। अगर बोलेंगे नॉर्थिंग ऑफ अ लाइन इज 10 मीटर, नॉर्थिंग ऑफ अ लाइन इज 10 मीटर का मतलब मैम लाइन जो है वो नॉर्थ की तरफ है, साउथिंग ऑफ लाइन इज 10 मीटर मतलब साउथ की तरफ लाइन 10 मीटर है। तो अभी बात सिर्फ इतनी समझनी है आपने। अगर बोला है लाइन की नॉर्थिंग, तो मैम नॉर्थिंग का मतलब क्या होता था, पॉजिटिव लेटीट्यूड। अगर मुझे लाइन की नॉर्थिंग दे रखी है 10 मीटर, तो इसका मतलब लेटीट्यूड की वैल्यू कितनी है मैम, लेटीट्यूड की वैल्यू है +10 मीटर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की तरफ लेटीट्यूड पॉजिटिव होता है। अगर मुझे बोला साउथिंग ऑफ अ लाइन इज 20 मीटर, तो इसका मतलब लेटीट्यूड की लाइन मैम साउथ की तरफ क्या होती है, माइनस होती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लेटीट्यूड को क्या बोलूंगी, लेटीट्यूड कितना है, -20 मीटर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये नॉर्थिंग हो गया मैम, ये साउथिंग हो गया। अगर मुझे बोला जाता है ईस्टिंग ऑफ लाइन, ईस्टिंग ऑफ लाइन इज 5 मीटर, तो ईस्ट वाली साइड को बताओ कौन पॉजिटिव होता है,
ईस्ट वाली साइड को कौन पॉजिटिव होता है? तो मैम ईस्ट वाली साइड को पॉजिटिव होता है डिपार्चर, ईस्ट वाली साइड को पॉजिटिव होता है डिपार्चर। तो मतलब मैम डी की वैल्यू दी है और प्लस लेनी है, वो उसने लिखा नहीं होगा कि प्लस लेनी है या माइनस, मुझे पता है कि ईस्ट वाली साइड डिपार्चर होता है तो उसको प्लस ले लिया। अगर मुझे लिखा है वेस्टिंग ऑफ अ लाइन, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, अब तो समझदार हो, अब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर लिखा है वेस्टिंग ऑफ लाइन इज 3 मीटर, तो इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है डिपार्चर दिया हुआ है -3 मीटर। तो जब भी आपको नॉर्थिंग लिखा है या साउथिंग लिखा है, एक लाइन का या तो लैटिट्यूड होगा या तो डिपार्चर होगा, क्योंकि लाइन हमेशा ऐसे हो सकता है, अगर वो पहले क्वाड्रेंट में है तो मैम इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर दिया होगा। अगर मैम सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका साउथिंग और ईस्टिंग दिया होगा, इसका क्या दिया होगा? नॉर्थिंग और ईस्टिंग दिया होगा। समझ रहे हो? तो लेटीट्यूड पता होगा, एक डिपार्चर पता होगा। तो यहाँ जब भी आपको नॉर्थिंग, साउथिंग, ईस्टिंग, वेस्टिंग लिखा हो, उससे सीधा मतलब लेटीट्यूड और डिपार्चर से है। और आपको साइन कन्वेंशन प्लस माइनस किस अकॉर्डिंग लेने हैं, ये आपको उस क्वेश्चन को देख के याद रखना है, ये आपको उस क्वेश्चन को देख के याद रखना है। अब मैं आपको एक मेंस के लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि प्री में अगर आता है तो आप उसको ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ना देखो वही सवाल लेके आती हूँ जिससे प्री में सवाल आ सके, अभी मेंस का बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जिससे प्री में आपको हेल्प मिल सके। अब देखना जरा, अब आप बोलेंगे मैम ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, हम इसको करेंगे, आपका सारा लेटीट्यूड डिपार्चर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको बोला है, एक स्टेशन, अभी कोऑर्डिनेट्स की बात मैं करूंगी। स्टेशन पी, क्यू, आर और एस, स्टेशन पी, क्यू, आर और एस। थैंक यू सो मच सर सौरव आनंद। अब बोला है कि जो पी से एक लाइन आपने क्यू की तरफ ड्रॉ करी है, उसकी नॉर्थिंग दे रखी है और उसकी वेस्टिंग दे रखी है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है लाइन? मैम नॉर्थ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में है। अच्छा मैम, जब आपने क्यू से आर के लिए लाइन ड्रॉ करी तो वो नॉर्थिंग दे रखी है और ईस्टिंग दे रखी है, तो लाइन किस क्वाड्रेंट में है? मैम नॉर्थ ईस्ट में है। जब आर से एस के लिए ड्रॉ करी तो साउथ की तरफ है और ईस्ट की डायरेक्शन है, तो ये साउथ ईस्ट है। तो इस तरीके के सवाल में कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर। तो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे आराम से। नॉर्थिंग का मतलब क्या मैं लेटीट्यूड मान सकती हूँ, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ? बताओ, नॉर्थिंग के साथ, नॉर्थिंग को मैं क्या पॉजिटिव लेटीट्यूड मान लूँ? हाँ, तो मैम अभी तो बताया था आपने कि नॉर्थिंग मतलब पॉजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, तो मैम इसका मतलब ये लेटीट्यूड पॉजिटिव साइन, ये भी लेटीट्यूड पॉजिटिव साइन। मैम ये वाली साउथिंग का मतलब लेटीट्यूड माइनस साइन, ये लेटीट्यूड माइनस साइन। मैम ये ईस्टिंग का मतलब सॉरी, डिपार्चर पॉजिटिव, डिपार्चर पॉजिटिव। वेस्टिंग का मतलब डिपार्चर माइनस, डिपार्चर माइनस साइन। तो जब मुझे क्लोजर एरर निकालना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगी? सबसे पहला जो मेरा स्टेप रहेगा, मैं समीशन ऑफ लेटीट्यूड कर दूंगी। तो समीशन ऑफ लेटीट्यूड करने पर क्या मतलब है? ये दोनों प्लस साइन थे, 400.75, 400.75 प्लस अगला भी मैम प्लस था 100.25, 100.25, ये समीशन लेटीट्यूड करना है। मैम ये साउथिंग का मतलब भी तो लेटीट्यूड ही होता है, तो ये माइनस साइन होता है तो माइनस लगा दो, -199, -199 माइनस इसके साथ भी माइनस लगा दो, -300। बताओ जरा कितनी वैल्यू आ रही है? क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं डिपार्चर को भी सम करती हूँ, डिपार्चर को भी सम करती हूँ, तो मैम 19 नहीं होगा, ये 199 होगा, 199.25, इसको करेक्ट करना, तो नहीं तो वैल्यू अलग आ जाएगी। 199.25, 199.25 प्लस 299.75, 299.75। अब मैम वेस्टिंग वाले लिख लेते हैं, वो माइनस के हैं, -300.5 -200.5, तो 300.5 -200.5, तो ये वैल्यू आ गई। कितनी कितनी आ रही है?
एरर इन लेटीट्यूड आना चाहिए 2 के बराबर, वेरी गुड। एरर इन लेटीट्यूड, तो ये बन गया एरर इन लेटीट्यूड 2। यहां से बताइए एरर इन डिपार्चर कितना बन जाएगा, एरर इन डिपार्चर कितना बन रहा है, इसको सम करके एरर इन डिपार्चर इसको सम करके स्टेप 1 हो जाएगा यहाँ से हमारा। एरर इन डिपार्चर देखो सम करके कितना आ रहा है, -2। वेरी गुड हर्षित, तो ये आ रहा है हमारे पास -2। क्या आप स्टेप 2 में क्लोजर एरर निकाल सकते हो, स्टेप 2 में क्लोजर एरर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्लोजर एरर किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई एल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, एरर इन लेटीट्यूड स्क्वायर प्लस एरर इन डिपार्चर स्क्वायर, मतलब इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर। कोई डाउट किसी को यहाँ पर, तो अंडर रूट 8 आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा क्लोजर एरर, ठीक है, वेरी गुड। अब स्टेप 3 में मुझे बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर। तो अगर मुझसे डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर पूछा जाता है तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा मैम, समीशन डिपार्चर अपॉन समीशन लेटीट्यूड। तो डिपार्चर को जब हमने सम किया था तो वो 2 आ रहा था, लेटीट्यूड को जो सम किया था वो भी 2 आ रहा है, प्लस और माइनस साइन सिर्फ मुझे क्वाड्रेंट बताते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये वैल्यू 1 आ रही है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। बताओ टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट थीटा 1 वैल्यू कितने एंगल पर होती है, थीटा इज tan इनवर्स 1, तो ये वैल्यू कितने पर होती है, उस टेबल में भी हमने देखा था। तो थीटा आ गया मेरा 45 डिग्री, थीटा आ गया 45 डिग्री। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे ये थीटा जो आपने डायरेक्शन बताया, आप मुझे इस थीटा की वैल्यू बताइए होल सर्कल बियरिंग में कितनी होगी। इस थीटा की वैल्यू आपने बतानी है कि होल सर्कल बियरिंग में कितनी होगी। वेरी गुड, अगर ये बता दिया तो मैं ये समझ जाऊंगी कि आपको वो पॉइंट समझ आ गया है कि ये प्लस माइनस देने का मतलब क्या है, प्लस माइनस देने का मतलब क्या है, जल्दी से बता दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या है, 315 लिख रहे हो तो लेटीट्यूड पॉजिटिव है, डिपार्चर नेगेटिव है। लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है, लेटीट्यूड पॉजिटिव है, डिपार्चर नेगेटिव है। सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में है। तो मैम अगर हम छोटा सा डायग्राम बना के 4थे क्वाड्रेंट में लाइन दिखा दे तो ऐसे कुछ बनेगी और उसका एंगल 45 डिग्री है। तो इसका मतलब मैम जब मैं यहाँ से नॉर्थ से ये पूरा एंगल मेजर करूंगा तो ये मेरा जो होल सर्कल बियरिंग आएगा ये मेरा 360 डिग्री में माइनस कर दो 45 डिग्री, ये मेरा होल सर्कल बियरिंग में आपको डायरेक्शन ऑफ क्लोजर आपने निकाल लिया 315 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को क्लास में, सभी लोगों को क्लास में। अब देखो सारा लेटीट्यूड डिपार्चर दिमाग में आ गया। क्या पूछ सकते हैं, लेटीट्यूड ऑफ लाइन कैसे निकालनी है, एल कॉस थीटा करके, डिपार्चर एल साइन थीटा करके। अगर साइन दिए क्वाड्रेंट कैसे पहचानना है, 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ क्लोजर एरर निकालना है, tan इनवर्स ई डी बाई ई एल करना है। अगर पूछा है बताओ लेटीट्यूड में कितना एरर है तो सारे लेटीट्यूड का सम कर देना है। अगर बोला है नॉर्थिंग कितना है साउथिंग कितना है तो नॉर्थिंग और साउथिंग का मतलब क्या है, लेटीट्यूड पॉजिटिव या लेटीट्यूड नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जिसको मैं बोलूंगी वो हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये क्लियर है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ये देखिए ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर आई हूँ, ये एक डेफिनेशन है, इसका कोई ऐसा वजूद नहीं है जो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बता सकूं। तो आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप रिलेटिव टर्म बोलते हो तो मतलब आप एक चीज़ को दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू बता रहे होते हो कि ये चीज़ दूसरे, जैसे मैं आपको अभी बोलूँ कि जो हर्षित है वो प्रिया कुमारी से पढ़ने में कितना अच्छा है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं
हर्षित को कंपेयर कर रही हूँ प्रिया कुमारी से, तो इसमें क्या हो रहा है मैम, रिलेटिव बात कर रहे हो एक के विद रिस्पेक्ट टू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करती हर्षित के 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं तो वो पढ़ने में अच्छा है, तो इसमें मैंने सिर्फ हर्षित के बारे में बताया, उसको कंपेयर नहीं किया। तो जब भी मैं रिलेटिव बात करूं मतलब मैं दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पहले को कंपेयर करके बता रही हूँ। तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरर ऑफ क्लोजर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। अभी हमें कुछ लोगों को पेरीमीटर का नहीं पता होगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स क्या होता है, इसका मतलब है ये अगर एक ट्रेवर्स है, कुछ नहीं है पेरीमीटर, ये एक ट्रेवर्स है, पहली लाइन की लेंथ 10 मीटर थी, दूसरी लाइन की लेंथ 2 मीटर थी, तीसरी लाइन की लेंथ 20 मीटर थी और लास्ट लाइन की लेंथ 5 मीटर थी। सभी लाइन की लेंथ को ऐड कर दो, सभी लाइन की लेंथ को ऐड कर दो, तो सभी लाइन की लेंथ जो बन जाएगी क्या बनेगी, 10 + 2 + 20 + 5। तो सभी की लेंथ ऐड करने को पेरीमीटर बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, सभी की जो भी ट्रेवर्स की लाइंस हैं उन सभी लेंथ को ऐड कर देना है। ये आपके स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है बहुत बार, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। स्मॉल ई मतलब क्लोजर एरर है और पी मतलब पेरीमीटर इज द समीशन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, समीशन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन ऑफ ट्रेवर्स। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट अभी इसको समझने में, समीशन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन ऑफ ट्रेवर्स, ये समझने में कोई डाउट? बोलिए। आज भावना कहाँ है? आज सब भावना को मिस कर रहे हैं लग रहा है ना? भावना को ही बुलाते हो ना सैयद आप, ही वाली टर्म से। आज रोशन ने ही को हा कर दिया है, ई को ए से रिप्लेस कर दिया है। अच्छा ये हो गया, एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन है जो मैंने देखा एसएससी जेई में भी पूछा जाता है और स्टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो उसको भी नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, थ्योरेटिकल पूछा जाता है। वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग। कि अगर क्या है कि मेरा इसमें एरर आ गया, क्या कहते हैं, ट्रेवर्स बनाया मैंने और ट्रेवर्स में एरर आ गया और मुझे पता है कि वो एंगल की वजह से एरर आया है, तो मैं उस एंगल की वजह से वाले एरर को कैसे हर एक लाइन में बराबर बराबर मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि वो एरर कम हो जाए। जैसे मैं बोलूं 5 लाइंस है और मेरे पास 5 mm का एरर है, तो आप क्या करोगे, 1 mm 1 mm 1 mm सबको बांट दोगे ताकि वो एरर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म हो जाए। तो हम जब ये जो टॉपिक है वो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग, तो एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग में आपसे एक छोटी सी चीज़ है जो पूछी जाती है, मैं आपको लिखवा देती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ, ठीक है? इसमें आपको क्या रखना है ध्यान, इन अ क्लोज ट्रेवर्स देखो मान लीजिए ई इज द क्लोजर एरर, ई क्या था, ई था क्लोजर एरर। मैं चाहती हूँ मैं इस एरर को किस में एडजस्ट करूँ, बियरिंग, बियरिंग मतलब जितने भी मैंने एंगल मेजर किए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रही हूँ, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रही हूँ। मान लिया मैंने एक ट्रेवर्स बनाया, मान लिया मैंने एक ट्रेवर्स बनाया, ट्रेवर्स में जो टोटल साइड्स हैं मान लो वो 4 साइड्स हैं, ट्रेवर्स की टोटल कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है? टोटल एरर जो क्लोजर का है वो कितना है, स्मॉल ई है, तो 4 साइड्स है, तो बोलेंगे कि पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड में कितना एरर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आप क्या करो, 4 साइड्स है ना, तो पहली लाइन के लिए करेक्शन, करेक्शन फॉर फर्स्ट लाइन, करेक्शन फॉर फर्स्ट लाइन की किसके बराबर होगा, क्योंकि वो पहली लाइन है उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1e/4 पहली लाइन के लिए। जो करेक्शन फॉर सेकंड लाइन है, ऐसे छोटा सा चीज है, हम इसमें मतलब प्रॉपर करेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जितना एरर आया उसको बराबर बराबर बांट दे, तो उसको सेकंड लाइन के लिए करेक्शन लिख देंगे 2e/4। जो थर्ड लाइन के लिए करेक्शन लिख देंगे वो लिख देंगे 3e/4, और जो लास्ट लाइन थी यहाँ पर फोर्थ लाइन, उसके लिए करेक्शन लिख देंगे 4e/4, ठीक है? तो मेरे से यहाँ पर एसएससी जेई और स्टेट एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि अगर आप ट्रेवर्स में बियरिंग को एडजस्ट कर रहे हो, टोटल क्लोजर एरर हमारे पास स्मॉल ई है, तो बताओ उसमें टोटल 5 लाइंस है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 5 लाइंस है एक ट्रेवर्स में,
आपको फिफ्थ लाइन में करेक्शन बतानी है कितनी होगी, फिफ्थ लाइन में करेक्शन बतानी है कितनी होगी अगर ई इज द क्लोजर एरर, ई इज द क्लोजर एरर, तो आपका आंसर क्या होगा मुझे ये बता देना। तो इसका मतलब है मैम 4 मतलब अगर मैं इसको n मान लूं तो आपकी रेफरेंस बुक में इसको क्या लिखा होगा, डिनोमिनेटर को कैपिटल N लिखा होगा। अब बताओ किसी ट्रेवर्स में जिसमें 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं और फिफ्थ साइड में मैंने जो करेक्शन लगानी है बियरिंग में तो वो मेरी किसके बराबर होगी। मैं इसको इसका मतलब समझाती हूँ क्या है। तो वो किसके बराबर होगी, 5 साइड्स हैं 5e/5, 5 साइड्स हैं 5 लाइन्स है 5e/5, 5e/5 के बराबर है। मैं आपको बोल रही हूँ कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक ट्रेवर्स बनाया और ट्रेवर्स बनाया और आपने देखा उसमें तो क्लोजर एरर आ रहा है। अब आप चाहते हो इस एरर को हर लाइन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हर लाइन में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे देखो ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ट्रेवर्स मैं बना रही थी और ये ना क्लोज नहीं हो पा रहा, अब ये क्लोज नहीं हो पा रहा क्योंकि एरर था। तो मैंने क्या किया, जो हमारा एरर था ना उसको मैंने सारी साइड्स में इस तरीके से बांटा, इस तरीके से बांटा कि वो एरर आने के बावजूद ये आपस में जाकर लास्ट में क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। कुछ एरर इसको दे दिया, कुछ इसको, कुछ इसको और कुछ इसको। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं माइनर एडजस्टमेंट करूंगी, ये वो नहीं है कि आप प्रॉपर एक्यूरेट काम कर रहे हो, बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, आप अप्रोक्सीमेट काम कर रहे हो। तो आपने क्या किया, हर एक लाइन में कुछ 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 अमाउंट से करेक्शन लगा दी। किस अमाउंट से करेक्शन लगाई, पहली लाइन में e/4, दूसरी में 2e/4, तीसरी में 3e/4 और लास्ट में 4e/4। ठीक है, ई भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, ये कैंसिल कर दो तो इसको ई बोल सकते हैं। ये आपका एसएससी जेई का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो। एसएससी जेई में आ रखा है, समझ गए क्या। तो आपने क्या किया, एक रफली काम कर दिया कि चलो ऐसा करते हैं हर एक लाइन में कुछ एडजस्ट करें कि लास्ट में क्लोज हो जाए, तो वो काम हो गया। समझ आया कि नहीं। ये शक्तिमान किसको बोलते हो सौरभ आनंद, शक्तिमान किसका नाम है। तो ये आ गया हमारा 5e/5। अब ये तो था मेरा जो कौन सी मैंने कौन सी करेक्शन की, ये वो थी जो आपने बस जिसको हम बोल सकते हैं कि मैम ठीक है आपने पूरा प्रॉपर करेक्शन अभी किया नहीं है, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने हिसाब से जो हमें लगा। अब ध्यान से देखना, अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट है आपके साथ मैथ्स की फॉर्म में उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सब लोग अपना ध्यान जो है यहाँ बोर्ड पे रखेंगे, नहीं तो बाद में बोलते हैं ये कहाँ से आया। तो मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में जो इसका बेस है वो एल है, जो इसकी हाइट है वो डेल एल है। बताओ टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, बताओ टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, जल्दी से बता दीजिए। अरे शक्ति मैं क्या शक्तिमान किसी का नाम तो नहीं रखा है आपने। रोशन कुमार, पिछले वाले में आपने डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ साइड्स लिखनी है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, 4 साइड्स हैं तो नीचे 4 आएगा। यहाँ पर बोला 5 लाइन्स है, 5 फिफ्थ लाइन में कितनी करेक्शन करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ठीक है, तो 5 आएगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम टेंजेंट थीटा मतलब आप यहाँ पर एक थीटा भी बना दो, तो ठीक है। तो मैम यहाँ पर आप अगर टेन थीटा बोल रहे हो तो वो किसके बराबर होगा, डेल L/L के बराबर होगा। कोई डाउट किसी को। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि थीटा की वैल्यू है 20 सेकंड, 20 सेकंड क्या होता है, 20 सेकंड क्या होता है बताओ, कल ही पढ़ा था, हमारा लीस्ट काउंट होता है थियोडोलाइट का। अब मैं बोल रही हूँ थीटा की वैल्यू है 20 सेकंड। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू को पुट कीजिए 20 सेकंड, तो 20 सेकंड यहाँ पर जब 20 सेकंड को कैसे लिखोगे, आपको आता है कैलकुलेटर पे लिखना, तो टेंजेंट 20 सेकंड निकालो कितना आएगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे टेंजेंट 0 डिग्री 0 मिनट, फिर लगाओगे आगे 20 सेकंड, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है मैम, 9.696 इंटू 10⁻⁻⁵ आ रही है। इसको मैं किस फॉर्म में लिख रही हूँ, 1/n।
तो जब मैं इसको 1/n लिखना चाहती हूँ, मैंने इसका इन्वर्स ले लिया, 1/9.69 इंटू 10⁻⁻5। याद नहीं रखना है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने कभी समझी ही नहीं होगी, और अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो ये वैल्यू आ रही है 1/10319 के आसपास। क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है, बताइए? डेल एल बाय एल, क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है आप सभी के पास? हाँ, टेंजेंट याद रखना, ये 20 मत पुट कर देना, 0 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड, 1/10, पता नहीं मेरे पास 319 आ रहा है, 10319 आ रहा है, 313 आ रहा है, तो मैं 3 लिख देती हूँ, तो चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। बाकी लोग भी कंफर्म कर दो 313 आ रहा है क्या, जो भी आ रहा है। अब देखना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मैंने एंगल जब मेजर किया, जब मैंने एंगल मेजर किया तो किसकी हेल्प से किया? थियोडोलाइट की हेल्प से किया। थियोडोलाइट की हेल्प से किया, जिसका लीस्ट काउंट कितना था? 20 सेकंड था। जब मैं थियोडोलाइट से एंगल मेजर करूंगी और जब मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूं तो किसकी हेल्प से कर रही हूँ? मैम चेन या फिर टेप की हेल्प से मेजर कर रहे हो। जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो चेन या टेप की हेल्प से कर रहे हो। तो चेन और टेप को जब आप यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 1/10313 के आसपास होनी चाहिए, 313 या 9 जो भी आ रहा है इसके पास होनी चाहिए। अभी भी नहीं समझे? इसका मतलब देखिए क्या है। इसका मतलब है जब मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूं, मान लीजिए 10313 या 319 जो भी आ रहा है, 1/10313, ये इतना मीटर जब मैं डिस्टेंस मेजर करूंगी तो मैम अगर उसमें 1 मीटर का एरर आता है दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज एक्सेप्टेबल। समझ में आया? जब मैं लिख रही हूँ 1/10103, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी 1/10313 या 319 जो भी आ रही है वो मैंने यहाँ लिख दी। अब देखो, जब आप थियोडोलाइट की हेल्प से एंगल मेजर कर रहे थे उसका लीस्ट काउंट कितना था? 20 सेकंड। डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ चेन या टेप की हेल्प से, तो जिस चेन से या जिस टेप से मैं डिस्टेंस मेजर करूंगी उसकी एक्यूरेसी 1/10313 बताने का मतलब है जब मैं 10313 मीटर डिस्टेंस मेजर करूं तो उसमें 1 मीटर का ही एरर आना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो मैं क्या बोलूंगी? बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स, बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स, जो आप दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ सेम एक्यूरेसी। समझ में आया? इसका मतलब मैम अगर ये दोनों चीज़ें हमारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि हम 20 सेकंड का जो थियोडोलाइट है उससे एंगल मेजर करेंगे, और जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो एक ऐसी टेप से कर रहे हैं जिसमें सिर्फ इतना एरर एक्सेप्टेबल है, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का एक्यूरेसी लेवल सेम है। कोई डाउट? मैंने ये लाइन का मतलब समझाना था यहाँ से आपको। इसका मतलब है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का एक्यूरेसी लेवल सेम है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। अब बाई चांस ये ऊपर नीचे हुआ तो मैं क्या बोलूंगी? दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी सेम नहीं है। ये मैंने इसलिए समझाया, आपको ये इसलिए समझ में नहीं आना था। अगर मैं बोलती कि थियोडोलाइट चेन से ज़्यादा एक्यूरेट है, आपने बोला था मैम कंपेयर कैसे कर रहे हो आप? थियोडोलाइट तो एंगल मेजर करता है, चेन तो डिस्टेंस मेजर करती है, तो दोनों सेम एक्यूरेसी के कब होंगे? अगर इतना ही एक्यूरेट हमारा चेन हो और इतना एक्यूरेट हम जो थियोडोलाइट यूज कर रहे हो। अब मैं बताती हूँ ये मैंने आपको क्यों समझाया। आपका जो अगला टॉपिक है, आपका जो अगला टॉपिक है वो ये है, लास्ट टॉपिक है कि हम कैसे करेक्शंस अप्लाई करते हैं अपने ट्रैवर्स में जिसमें हमारा क्लोजिंग एरर कुछ आ रहा हो, तो मैं कैसे उसमें अलग अलग करेक्शंस अप्लाई करूं, है ना? हाँ, इसका मतलब सेंचुरी, इसका मतलब क्या है कि थियोडोलाइट जितनी एक्यूरेसी से काम करेगा डिस्टेंस भी उतनी ही एक्यूरेसी से मेजर हो रहा है। और इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि अगर आप एक केस ऐसा मान लीजिए कि आप टोटल स्टेशन से एंगल मेजर, टोटल स्टेशन से आप हाइट मेजर कर रहे हो और डिस्टेंस आप चेन से मेजर कर रहे हो, क्या दोनों की एक्यूरेसी दूर दूर तक सेम नजर आ रही है?
नहीं आ रही है, जब मैं निकालूंगी तब भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब है मैम टोटल स्टेशन बहुत एक्यूरेट है, उसके सामने चेन कम एक्यूरेट है। उस चीज को हमने मैथमेटिकली समझा कि दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम एक्यूरेसी, मतलब अगर ये 20 सेकंड तक मेजर कर सकता है तो चेन और टेप में इतना ही एरर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? सेंश्री, आपको किसी का नाम मैं गलत पढ़ दूं तो बुरा नहीं मानना, ठीक है, हो जाता है ऐसे कभी कभी। तो मैंने आपको समझाना क्या था, मैंने आपको यहाँ से ये समझाना है कि हमारा डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं जो हम लोग अपने पूरे ट्रेवर्स को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वहां पर इस एक्यूरेसी वाली लाइन का यूज आएगा। अच्छा मैम, जो अलग अलग मेथड यूज करते हैं, हाँ दोनों के बीच कंपैरिजन करना है ना सौरभ आनंद, आपको एक एंगल मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को डिस्टेंस से कंपेयर करना है तो हमें कुछ तो इनका क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। तो वो क्राइटेरिया वहां से आया जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्लोजर एरर को, क्लोजर एरर जो आएगा आपका उसकी करेक्शन, जो हमारा क्लोजर एरर आएगा उसकी करेक्शन। तो क्लोजर एरर या फिर अपने ट्रेवर्स की करेक्शन करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, तो वो कैसे होगा, या फिर हम लोग इसके लिए अलग अलग जो मेथड यूज करते हैं, पेपर में यही पूछा जाता है जो मैं आपको अब बताऊंगी। तो पहला मेथड होता है आर्बिट्रेरी। क्या ये शब्द पहले पढ़ा है आर्बिट्रेरी, ये बताना, क्या ये मेथड, मेथड तो नहीं पढ़ा, क्या आर्बिट्रेरी सुना है पहले कहीं पर? पढ़ा तो है, मैंने ही पढ़ाया आपको। आर्बिट्रेरी बियरिंग बताया था, आर्बिट्रेरी मेरिडियन बताया था। क्या होता था मैम? वो बियरिंग जो हम एज्यूम करते थे, वो मेरिडियन या वो डायरेक्शन जो हम मान लेते थे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो जब मेरा एक ट्रेवर्स है जिसमें मैम आपने अभी बताया कि ये क्लोजर एरर हो सकता है, मुझे इसको करेक्ट करना है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लाइन में मैं कुछ ना कुछ प्रॉपर करेक्शन लगाऊं। तो वो करेक्शन को मैं बिना कैलकुलेशन के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से, आइडिया से बता देती हूँ कि पहली लाइन और तीसरी लाइन में अगर आप इतनी करेक्शन लगा लोगे तो आपका ट्रेवर्स क्लोज हो जाएगा। उस मेथड को आर्बिट्री मेथड बोलते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक्सपीरियंस, जिस बंदे को 20 साल का एक्सपीरियंस है उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया कि ये तो करेक्ट ही, मतलब ये वैल्यूज को सही ही बताएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर बात कर ली। हाँ बिल्कुल सही, चिमनी आपको याद है। तो इसमें हमने इसे कुछ नहीं याद रखना, याद रखने वाला पॉइंट आया यहाँ। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बता रही हूँ, एसएससी प्री में बहुत बार आया है और आपके एसएससी जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही फॉर्मूलाज हैं। पहला बाउडिच रूल, बाउडिच रूल कहाँ लगाएंगे? जब हमें क्लोजिंग एरर को मतलब रिमूव करना हो, या फिर हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स करना हो। कब लगाएंगे इसको? जब हमें एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स का मतलब क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर या एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स लिखा है तो मतलब हमें क्लोजिंग एरर के लिए करेक्शन लगानी है। अब इसने पहली ही क्या लाइन लिखी है? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर ऑब्जर्व्ड विद सेम प्रिसीजन और एक्यूरेसी। क्या आपको इस लाइन को समझ में आ गई या पढ़ते ही? क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई कि हम इस मेथड को तब यूज करेंगे जब हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को सेम एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें। जैसे मैम थियोडोलाइट अगर 20 सेकंड लीस्ट काउंट है तो डिस्टेंस उससे मेजर करो जो 1/10313 की एक्यूरेसी लेकर आए। क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दीजिए, बस ब्रेक मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सैयद। तो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंपास रूल। पेपर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पेपर का दूसरा क्वेश्चन कि आप बाउडिच रूल कब लगाते हो? जब दोनों इंस्ट्रूमेंट्स सेम एक्यूरेसी के हों। दूसरा क्वेश्चन, इसी को हम कंपास रूल बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है आपके स्टेट एग्जाम्स के। तीसरा क्वेश्चन, मैम जब हम लीनियर मेजरमेंट में जो एरर यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट में जो हम एरर एज्यूम कर रहे हैं, हम क्या मानते हैं? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस डिफाइन कर दिया गया है जिसने भी इस पे रिसर्च किया है। अब मुझे बताओ
किस एरर के लिए हमने ये रिलेशन पढ़ा था पहले चैप्टर में? दो रिलेशन बताए थे, एक रैंडम एरर मतलब एक बताया था जो गलती से हो जाता है, और एक क्यूमुलेटिव एरर। ये रिलेशन कौन से एरर के लिए था? वो तीसरा सवाल, एक और सवाल बन जाएगा आपका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। ये एल लिखा है, एल इज द लेंथ ऑफ लाइन। एल यहाँ पर क्या बता रहा है? एल इज द लेंथ ऑफ लाइन, जो आपने लाइन की लेंथ या फिर जो आपने डिस्टेंस मेजर किया है, जो डिस्टेंस मेजर किया। ये कौन सा एरर होता था? अरे क्यूमुलेटिव में तो ये बताया था ना, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जो रैंडम एरर था वो बताया था एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी? ये कौन सा है? क्यूमुलेटिव नहीं है, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये रैंडम एरर है। ये कौन सा एरर है? रैंडम। मतलब आपके बाउडिच रूल ने इस एरर को क्या एज्यूम किया? उसने यहाँ पर इसको रैंडम एरर माना। कंपनसेटिंग, वेरी गुड, रैंडम भी बोल सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं कंपनसेटिंग, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कंपनसेटिंग एरर या फिर रैंडम एरर। तो अब देखिए सवाल सुनिए, बाउडिच रूल आप तब यूज करोगे जब आपका लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट सेम एक्यूरेसी से हो रहा हो। बाउडिच रूल को कंपास रूल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बाउडिच रूल में आपका कौन सा एरर एज्यूम किया जाता है? रैंडम एरर। बाउडिच रूल में एरर जो लीनियर मेजरमेंट में होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, और जो एरर हम एंगुलर मेजरमेंट में एज्यूम करेंगे 1 अंडर रूट एल। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ मेजर्ड लाइन। ये सारे एक 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 क्वेश्चन हो गए। एक सवाल और है जो बाउडिच रूल से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए, अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। तो इसके आगे अब बाउडिच रूल का फॉर्मूला, बस ये लास्ट है। बाउडिच रूल का जो फॉर्मूला है ये मुझे यहाँ पर याद रखना है। बाउडिच रूल का फॉर्मूला और ट्रांजिट रूल का फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में, और यहाँ से सवाल आते हैं, तो आपको कंफ्यूज अब नहीं होना है। अब देखते हैं कैसे नहीं होंगे। तो देखो बाउडिच रूल में सिंपल सा ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मैम? सबसे पहले तो आप ई एल का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले मैम आप करेक्शन लिखो। सी एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करेक्शन इन लेटीट्यूड। सी एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करेक्शन इन लेटीट्यूड। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं सी एल है लेटीट्यूड में आप जो करेक्शन लगा रहे हो, ई एल क्या आ गया? मैम जब आप सभी लेटीट्यूड को इक्वल्स टू 0 करो, वो 0 नहीं आया, तो जितनी भी वैल्यू आई उसको बोलते हैं एरर इन लेटीट्यूड, है ना। अब एल आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल आई रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ आयत लाइन। कोई भी लाइन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साथ साथ ही आपको ये समझा दे रही हूँ कि फॉर्मूला क्या है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारी ए बी लाइन है, ए बी लाइन में मुझे करेक्शन लगानी है, किसमें? लेटीट्यूड में। तो मैंने क्या किया? पहले माइनस साइन लगाया। एरर इन लेटीट्यूड कैसे आ गया? मैम समीशन लेटीट्यूड करके देखा, वो 0 नहीं आया था। मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर में क्या लिखा? एल आई। एल आई क्या है? लेंथ ऑफ लाइन। मान लो लेंथ ऑफ लाइन जो है वो हमारी कितनी है? 10 मीटर। एल आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ लाइन। डिनोमिनेटर में समीशन ऑफ एल है, डिनोमिनेटर में समीशन ऑफ एल है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। ये क्या हो गया? जैसे अब मैंने सारी लाइंस का सम कर दिया, 10 20 30 और मान लीजिए 30 60 हो गया, और ये क्लोज नहीं हो रहा होगा पर जितनी भी लाइन दी होगी 30 40 50 60 और 70 80। तो पेरीमीटर क्या मैं यहाँ 80 मीटर लिख सकती हूँ? पेरीमीटर क्लियर है क्या सबको क्या होता है? तो ये जो समीशन एल है वो पेरीमीटर है, मतलब सभी लाइंस का सम, सभी लाइंस का सम, जितनी भी लेंथ ऑफ लाइन है सभी का सम कर दो। तो मैम आपने क्या किया? जब आप पहली लाइन में करेक्शन लगाओगे, पहले आपने पूरा समीशन लेटीट्यूड निकाल रखा है, और समीशन लेटीट्यूड निकाल रखा है, 0 नहीं आया, यहाँ लिख दिया। लाइन की लेंथ कितनी थी मैम? वो 10 मीटर थी, वो यहाँ लिख दी। और मैम डिनोमिनेटर में क्या आया? पूरे का समीशन। तो मैम डिपार्चर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? डिपार्चर माइनस एरर इन डिपार्चर जितना भी था ईडी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय मैम इसी लाइन की लेंथ कितनी है? स्मॉल एल, मतलब जो आपने 10 मीटर लिए डिवाइडेड बाय पेरीमीटर सेम रहेगा। तो मतलब जब आप एक ही लाइन के लिए करेक्शन लेटीट्यूड और डिपार्चर निकाल रहे हो, फॉर्मूले में एल आई अपॉन एल तो सेम ही रह रहा है। देखो
Li/L सेम रह रहा है, Li/L सेम रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ EL आ रहा है, यहाँ ED आ रहा है, लाइन की लेंथ L है। तो वैसे ही क्या आप 20 मीटर लाइन के लिए निकाल सकते हो, मैम यहाँ सिर्फ 10 की जगह 20 आएगा, यहाँ 10 की जगह 20 आएगा। न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आता है, यहाँ से आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो बोलने का मतलब है कि जब बाउडिच रूल ने आपको करेक्शन का फॉर्मूला दिया, उसने बोला आप इस फॉर्मूला में लाइन की लेंथ कंसीडर करो। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लिख सकती हूँ कि इसने जितनी भी करेक्शन लगाई, ऑल करेक्शंस, जितनी भी करेक्शंस लगाई, ऑल करेक्शंस आर अप्लाइड टू, किसको लगाई, अप्लाइड टू लेंथ ऑफ लाइन। अब ये क्यों लिखा है, अगली करेक्शन को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ लाइन में करेक्शन लगाई, समझ गए, फॉर्मूला समझ गए। सिर्फ EL और ED चेंज हो रहा है। एक लाइन की करेक्शन करनी है, दूसरी की करनी है तो मैम 10 की जगह 20 आ जाएगा, तीसरी की करनी है 30 मीटर आ जाएगा, चौथी की करनी है 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे, न्यूमेरिकल नहीं आता इसलिए नहीं करवा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा बाउडिच रूल। बाउडिच रूल के लिए करेक्शन इन लैटिट्यूड, करेक्शन इन डिपार्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला। बार बार लिख रही हूँ क्योंकि आता है पेपर में, इसलिए। ठीक है, अच्छा अब अगले पर चलते हैं, ट्रांजिट रूल के ऊपर। ट्रांजिट रूल क्या बोलता है, ट्रांजिट रूल इज मेथड यूज टू बैलेंस द ट्रेवर्स, जहां पर एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। तो जो हमने एंगुलर मेजरमेंट लिया है वो लीनियर मेजरमेंट से ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उस केस में ट्रांजिट रूल यूज करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन। और दूसरी चीज, एरर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेटीट्यूड एंड डिपार्चर। मैम पिछले केस में आपने क्या बोला, एरर को हम लेंथ ऑफ लाइन पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब करेक्शन कहाँ लगा रहे हैं, लेंथ ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। इसने क्या बोला, करेक्शन को आप लेटीट्यूड डिपार्चर में लगाओ। कैसे, अभी समझते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था वो निकालने के लिए आपका, तो वो देखिए क्या था, कहाँ डिफरेंस आया, डिफरेंस कहाँ पर आया, अब ध्यान से देखना। मैम पिछले केस में जब हम करेक्शन लगा रहे थे लेटीट्यूड में, तो पहले माइनस साइन आता था, सेम रहा। फिर उसके बाद मैम EL तो सेम ही आता था, समीशन लेटीट्यूड 0 कर दे, नहीं आएगा तो वो वैल्यू आ गई। अब पिछले केस में ये LI क्या होता था, लाइन की लेंथ। इस केस में LI क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड। इसका मतलब जो मैम आप इसकी लेंथ 10 मीटर ले रहे थे और मान लो ये थीटा यहाँ पर डायरेक्शन था, तो इस लाइन का लेटीट्यूड क्या आ गया मैम, 10 cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो 10 cos थीटा आएगी वो यहाँ पर आएगी, 10 cos थीटा, एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ। और मैम डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमेरिकल, ये समीशन लेटीट्यूड जो है, करेक्शन, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, है ना, इस स्लाइड को मैं आपको नहीं दूंगी, मैं आपको फिर से लिख देती हूँ। तो ट्रांजिट रूल का फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप इसको नोट डाउन करना। तो स्लाइड्स का मैं थोड़ा देखूंगी, अगर आप बोल रहे PDF में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ट्रांजिट रूल में जो हम करेक्शन लगाएंगे, कहाँ पर पहली करेक्शन लगाएंगे, CL मतलब करेक्शन लग रही है लेटीट्यूड में। इसमें हमने क्या करना है, माइनस साइन लिखा, एरर इन लेटीट्यूड लिखा, मल्टीप्लाई क्या किया मैम, लेटीट्यूड ऑफ लाइन, यहाँ क्या आएगा, लेटीट्यूड ऑफ लाइन, पर उसका साइन कन्वेंशन नहीं कंसीडर करना है, तो यहाँ पर लिखा ओनली मैग्नीट्यूड। जब लिखा होता है ओनली मैग्नीट्यूड तो इसका मतलब प्लस और माइनस साइन नहीं लेना है, या आप मॉड का साइन भी याद रख सकते हो, ऐसे मॉड लगा लो तो नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द लेटीट्यूड, सभी लेटीट्यूड का सम कर दीजिए, पर विदाउट कंसीडरिंग, यहाँ भी क्या करना है, नॉट कंसीडर साइन, साइन वाली बात तक आप पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि आती नहीं है पेपर में। तो सेम चीज को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, करेक्शन फॉर डिपार्चर। तो करेक्शन फॉर डिपार्चर CD आ जाएगा। करेक्शन फॉर डिपार्चर के लिए भी क्या फॉर्मूला याद हो गया, क्या आएगा, माइनस ED, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर क्या आएगा मैम, डिपार्चर ऑफ लाइन,
जो भी उस लाइन का डिपार्चर होगा, पिछले में लेंथ आता था, इसमें लेंथ की जगह डिपार्चर हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सिर्फ, ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, और डिनोमिनेटर में सम ऑफ ऑल द डिपार्चर, सम ऑफ ऑल द डिपार्चर। और सेम चीज, वी विल नॉट कंसीडर द साइन, ओनली कंसीडर द मैग्नीट्यूड। बोलो, ये बाहर साइन है, ये पूरे फॉर्मूला के बाहर साइन है, पूरे फॉर्मूला के बाहर साइन है, ठीक है। बोलो, अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया कि इसमें और पिछले वाले फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? मैम यहाँ जो भी करेक्शन आप लगाओगे वो लेटीट्यूड बाय समीशन ऑफ लेटीट्यूड है। पिछले में क्या होता था? लेंथ ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल द लाइंस, जिसको हम पेरीमीटर बोलते थे। तो दो फॉर्मूलाज के अलावा यहाँ से कुछ मत पढ़ना, मैं गारंटी दे रही हूँ आएगा ही नहीं, पेपर में आता ही नहीं है ये टॉपिक, से गेट में नहीं आता यहाँ से क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, अपने पेपर के लिए याद रखना है, और रिवाइज करते हुए इसी बात का ध्यान रखना कि मैंने आपको ये बोला था। अब एक छोटी सी चीज है, वो मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? ये CCM का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर मैम, उसमें लेंथ लेना था, इसमें लेटीट्यूड लेना है। बिल्कुल सही समझे आप प्रिया, उसमें लेंथ लेना था, इसमें लेटीट्यूड लेना है। आपको एक छोटी सी चीज है, वो डेफिनेशन में पूछी जाती है, आपको वो वाली चीज समझा देती हूँ, तो वो उसके बाद हम देखते हैं कोई रिमेनिंग टॉपिक बचा हो तो। अच्छा, बचपन में ग्राफ बनाए हैं क्या आपने स्कूल में? मैम यहाँ पर 0 0 लिखते थे, और इस तरफ हमारी x एक्सिस होती थी और इस तरफ y एक्सिस होती थी। अगर मैं इस ग्राफ में बोलूँ कि यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ पर कहीं 2 है, सिमिलरली यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्या आप मुझे 2 3 वाला पॉइंट दिखा सकते हो? क्या आप मुझे इसी ग्राफ में 2 और 3 दिखा सकते हो? हाँ मैम, दिखा सकते हैं। हमें क्या करना है? 2 से आ जाइए थोड़ा सा ऊपर, और 3 से आ जाइए आप अपने थोड़े से राइट में। क्या ये वाला पॉइंट 2 और 3 होगा? क्या ये वाला पॉइंट 2 और 3 होगा? तो जब भी हम कोऑर्डिनेट ओरिजिन से रेफरेंस मानकर लेते थे, तो जब भी आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ से लेते हो? जब भी हम कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन को रेफरेंस मान कर लें, ओरिजिन तो 0 0 है, ओरिजिन को रेफरेंस मान कर लें तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 0 0 से शुरू हो रहे हैं, जहां इनकी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगा। तो मैम इसमें आप अगर यहाँ से भी बोलते कि 0.5 इधर है और 1 यहाँ है, तो ये वाला वैल्यू होता 0.5 और 1। कोई डाउट किसी को? वो कोऑर्डिनेट जो हम 0 0 से मानकर पॉइंट्स को लेकर आए, तो वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी चीज सुनना, अब दूसरी चीज सुनना। अब मैंने क्या किया, माना कि ये मेरा ए पॉइंट है। अब है ध्यान देने वाली बात, ये तो पता ही थी आप लोगों को, ये ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना, ए पॉइंट को माना 0 0। इससे मैंने बोला कि अब आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए अगले पॉइंट की 2 3। अब मैंने किसको ओरिजिन माना? ए को। फिर मैंने बी के पॉइंट्स डिफाइन करे। अब मेरा शिफ्ट हो गया ओरिजिन, अब मेरा ये ओरिजिन है। अगर ये 0 0 होता तो बी के पॉइंट मैंने लिख दिए मान लो 2 और 3। तो अब जब मैंने ओरिजिन पिछले स्टेशन का माना, जैसे मान लीजिए मैम जब आप बी से सी पर गए, आपने बोला बी 0 0 है, तो उस अकॉर्डिंग आपने इसके पॉइंट्स लिख दिए, दोनों ही नेगेटिव में आएंगे, -3 -2, ऐसे आपने इसके पॉइंट्स लिख दिए। तो मैम जब आपका जैसे आप यहाँ गए तो पिछला स्टेशन ओरिजिन था, यहाँ पहुंचे तो पिछले को ओरिजिन मान लिया। तो इस वाले जो कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं जब हमारा ओरिजिन पिछला स्टेशन होता है? कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं पिछले स्टेशन को 0 0 मान लूंगी, आगे बढ़ूंगी पिछले स्टेशन को कोऑर्डिनेट मान लूंगी। तो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसमें हमारा ओरिजिन पिछला स्टेशन या पिछला पॉइंट होगा। तो दूसरे टाइप का कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? कॉन्जिक्यूटिव। दूसरे टाइप का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें हमारा
प्रीवियस स्टेशन इज ओरिजिन, जो हमारा प्रीवियस स्टेशन है आप उसी को 0 0 मानकर उसी से ही अपनी मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हो, उसी को ही आप ओरिजिन मानते हो। ये पता चल गया सबको। अब मेरे से पेपर में पूछा जाता है अगर आप ओरिजिन 0 0 को मानो तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, इंडिपेंडेंट। अगर आप पिछले स्टेशन को मानो तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, कॉन्जिक्यूटिव। क्या ये आंसर कर दोगे, क्या ये आंसर कर दोगे अगर आपसे पेपर में ये पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। तो कॉन्जिक्यूटिव और ये वाले कोऑर्डिनेट भी आपको क्लियर है। एक छोटा सा एक डेफिनेशन रह गई है, एक बार मैं देख लेती हूँ। वो डेफिनेशन छोटी सी थी, वो आपको बतानी है। हाँ वो बता देती हूँ। हो गया। अच्छा, लास्ट में नोट करके, बस फिर मैं आपको ब्रेक दे दूंगी। लास्ट में नोट करके एक पॉइंट लिखना, ये पेपर में आया हुआ है डायरेक्ट, तो मैं आपको फॉर्मूला ही बता देती हूँ। एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर इन थियोडोलाइट, एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर, एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर in theodolite, angular error of closure in theodolite is equals to या is directly proportional to under root n, is directly proportional to under root n। मैं बता देती हूँ ये क्या होता है, where n is the number of angle measured, where n is the number of angle measured, where n is the number of angle measured। जैसे आपको मैंने relative error of closure बताया था, relative error of closure का मतलब था कि पूरे ट्रेवर्स के पेरीमीटर के विद रिस्पेक्ट टू एरर कितना है, वैसे ही यहाँ पर क्या बोला है, एरर ऑफ क्लोजर या एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर। एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर का मतलब है कि हमारा ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने क्या माना, जो एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, थीटा निकालने में गलती की है, थीटा निकालने में गलती की है। तो एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, मतलब कितने एंगल आपने मेजर किए हैं। तो इसी एरर को आप क्या लिख देते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो और कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देते हो और साथ में लिख देते हैं यहाँ पर n, तो यहाँ पर लिख देते हैं n। ये मैंने देखा है बहुत स्टेट में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर कितना होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। c क्या है हमारा, c हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, c हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है ये हमारा डिपेंड किस पे करता है कि आपने एंगल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, डिपेंड अपॉन इंस्ट्रूमेंट यूज, डिपेंड अपॉन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। क्लियर हो गया। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, जैसे हमने बाउडिच रूल और ट्रांजिट रूल में क्या देखा, बाउडिच रूल में देखा कि एरर जो लीनियर मेजरमेंट में था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल था, जो एंगुलर मेजरमेंट में था एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल था, डेफिनेशन थी। वैसे रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर ई अपॉन पी के बराबर था। वैसे ही एंगुलर क्लोजर एरर किसके बराबर डिफाइन किया कि जितनी आप एंगल मेजर करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, उसने कांस्टेंट सी लिख दिया। जो सी कांस्टेंट है वो हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, लेकिन आपकी रेफरेंस बुक में ये सारी वैल्यूज दी है कि अगर आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो सी की वैल्यू उस अकॉर्डिंग वेरी करती जाती है। जैसे सी की वैल्यू उन्होंने 15 सेकंड बोली है अगर आप कंपास का यूज कर रहे हो, पर मैं बोल रही हूँ ये पेपर में नहीं आती है तो आप इसको ना पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 15 मिनट होती है पर ये नहीं आती है पेपर में, इसको मत लिखना सी की वैल्यू को। तो सी की वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं है, सी की वैल्यू डिपेंड कर रही है आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। अगर मैं थियोडोलाइट यूज कर रही हूँ तो उसके लिए फिक्स है सी की वैल्यू, कंपास यूज कर रही हूँ उसके लिए फिक्स है। थियोडोलाइट के अलग अलग टाइप होते हैं, ऑप्टिकल थियोडोलाइट, वर्नियर थियोडोलाइट, सबके लिए अलग होती है, पर ये वैल्यू आज तक कभी भी पेपर में नहीं पूछी गई है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको पेपर के लिए ये एरर याद रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन के बराबर होता है। समझ गए, बस फॉर्मूला है। जैसे रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर था ना, वैसे ही फॉर्मूला है रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर की तरह एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर। जब हम एरर कंसीडर करेंगे कि ट्रेवर्स में सिर्फ किस वजह से एरर आ रहा है, डायरेक्शन मेजर करने में या फिर एंगल मेजर करने में। ठीक है,
अच्छा, अब आप लोगों ने जो आज पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, और ये क्वेश्चन अगर आपने आंसर कर दिया तो मतलब हमने जो लेटीट्यूड पढ़ा है, डिपार्चर पढ़ा है, वो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम ब्रेक के बाद मिलेंगे और फिर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। या किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे चैट सेक्शन में वो बता दीजिए, और बाकी लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो बता दीजिए। पिछली क्लास में कोई डाउट है, या अभी कोई क्लास में, अभी जो आज हमने पढ़ा उस पूरे टॉपिक में क्या कोई आपको डाउट है तो बताइए। लेटीट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है? मैम, एक लाइन का जो हमारा थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो लेटीट्यूड है, जो थीटा से दूसरा कंपोनेंट होगा वो हमारा डिपार्चर है। तो मैम, लेटीट्यूड और डिपार्चर के साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं? जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के होते हैं। क्लोजर एरर मतलब ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ई एल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अगर डायरेक्शन पूछा है, टेन इनवर्स ई डी बाई ई एल करके निकालेंगे। साइन कन्वेंशन से पता चल जाएगा कि लाइन जो है वो हमारी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो अब आप इस सवाल को नोट कर सकते हो। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। बोला है सम ऑफ नॉर्थिंग ऑफ अ ट्रेवर्स एक्सीड द सम ऑफ साउथिंग बाय अंडर रूट 3। तो मुझे पता है नॉर्थिंग का मतलब पॉजिटिव लेटीट्यूड, डिपार्चर का मतलब साउथिंग का मतलब नेगेटिव लेटीट्यूड। तो मतलब नॉर्थिंग की वैल्यू ज़्यादा है साउथिंग से, तो लाइन जो है वो नॉर्थ की तरफ लाई कर रही होगी। फिर बोला है सम ऑफ साउथिंग एक्सीड द सम ऑफ वेस्टिंग। तो साउथिंग की जो अच्छा, सम ऑफ ईस्टिंग एक्सीड द सम ऑफ वेस्टिंग, मतलब ईस्ट वाली साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्ट। तो लाइन कहाँ होगी मैम? यहाँ कहीं होगी। क्यों? पहले वो नॉर्थ की तरफ है क्योंकि नॉर्थिंग एक्सीड हो रहा है, और अगर वो हमारी साउथ की तरफ है तो मतलब साउथिंग की तरफ एक्सीड हो रहा है। अगर मैं बोलूँ ईस्टिंग, ईस्टिंग ऑफ अ लाइन, तो मतलब ईस्ट की तरफ वो वैल्यू ज्यादा है। तो जब इसने एक्सीड होने की बात बोली है ना, तो इसने सीधा ही एरर इन लेटीट्यूड दे दिया है, क्योंकि एक्सीड होने का मतलब है कि नॉर्थिंग और साउथिंग बराबर होती तभी तो लेटीट्यूड का सम जीरो आता, पर वो जीरो नहीं आ रहा, वो अंडर रूट 3 दिया है। सिमिलरली अगर वो ईस्टिंग और वेस्टिंग का भी वैल्यू हमें यहाँ पर जीरो तभी आता है, अगर जितना अगर मान लो ईस्ट की तरफ आप +3 जा रहे हो, वेस्ट की तरफ आप उतना ही 3 मीटर जा रहे हो, तो तभी जीरो आएगा ना, अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी ईस्टिंग और वेस्टिंग की। तो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? सम ऑफ ईस्टिंग एक्सीड बाय 1 मीटर। तो आप इसमें रिजल्टेंट ऑफ क्लोजर एरर कैसे निकाल सकते हो? अंडर रूट ऑफ ई एल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3 + 1 4, तो ये आ जाएगी 2 मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। अब 2 मीटर जो है वो कौन से ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा? तो मैम अभी तो ये वाली बात आ गई कि ये 2 मीटर है। अब मुझे यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखनी है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा ये क्या इस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है जो ऑप्शन सी बता रहे हैं? नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थिंग की तरफ लाइन है और ईस्टिंग की तरफ लाइन है। क्लियर है? हाँ, वेस्ट दिया है, गलत है, तो नॉर्थ थीटा ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब ट्रेवर्स सर्वे के जितने टॉपिक्स आते हैं मैंने मैक्सिमम सारे ही कवर कर दिए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी पूछो, कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक था। नॉर्थ थीटा वेस्ट नहीं होगा, थीटा ईस्ट होगा। कोई डाउट अभी किसी को? इसके बाद हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, और हमारा नया चैप्टर है लेवलिंग। तो लेवलिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आधे घंटे में आराम से फ्रेश हो जाइए, और जितनी चीज़ें पढ़ी है थोड़ा सा याद कीजिए दिमाग में। अगर कोई डाउट आता है तो आधे घंटे बाद जो नहीं समझ आया होगा अभी का, वो मुझसे वो पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो अभी के सेशन को एंड करती हूँ और हम लोग 7:30 मिलते हैं। ट्यूब लेवल क्या होता है? ट्यूब लेवल नहीं, एल्टीट्यूड लेवल पूछ रहे होंगे। एल्टीट्यूड लेवल पूछ रहे हो क्या? आपका जो लेवल की बात कर रहे हो ना, ट्यूब लेवल, ये जो बबल ट्यूब होती है ना, इस बबल ट्यूब को हम लेवलिंग के लिए यूज करते हैं। जो बबल ट्यूब है उसको हम लेवलिंग के लिए यूज करते हैं ना। तो बबल ट्यूब को लेवलिंग के लिए यूज करते हैं, जिसमें बबल अगर सेंटर पे आ जाए। अगर आप एल्टीट्यूड लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वर्टिकल सर्कल पर जो हमारा एल्टीट्यूड बबल जो ट्यूब रखी गई है उसको हम एल्टीट्यूड लेवल बोलते हैं। सेकेंड क्लास हमारी 7:30 से है, सेकेंड क्लास हमारी 7:30 से है।
ठीक है, जो लेवल की बात कर रहे हो ना अब, तो वो लेवल क्या होता है, बबल ट्यूब लेवलिंग में फिर पढ़ेंगे। हाँ, अभी आपका एक टॉपिक है लेवलिंग में, सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। तो सौरभ आनंद वहां पर आएगा, बबल ट्यूब क्या है, क्या उसका कर्वेचर है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें कौन कौन सा लिक्विड होता है, सिमिलरली टेलीस्कोप में कौन कौन से लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा। तो वो पूरी डिटेल जो है वो लेवलिंग वाले चैप्टर में आएगी। तो आई थिंक आपका अवनीश वो जो डाउट होगा लेवल ट्यूब से रिलेटेड, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा लेवलिंग चैप्टर में। तो सिंपल सी लेवलिंग ट्यूब लेवल करने के काम में आती है, और अगर मुझे कोई फोटो मिलेगी उसकी तो मैं आपको दिखाने का पूरा ट्राई करूंगी, ठीक है। उसमें बस क्या होता है, एक लिक्विड फिल होता है, ये पूरा लिक्विड है, अगर लिक्विड में थोड़ी जगह छोड़ दी है तो उस जगह छोड़ने की वजह से उसमें एक एयर प्रेजेंट है, तो एयर जो प्रेजेंट है उसकी वजह से एयर बबल बन गया है। तो जब मैं इस वाली ट्यूब को अपनी हाथ पे रखूंगी, और अगर मेरा हाथ पूरा लेवल होगा तो बबल कहाँ जाएगा, सेंटर पे, तो वो हमारी लेवल ट्यूब होती है जो लेवलिंग करने के काम में आती है। चलो, तो अब 7:30 आ जाना सब लोग, और लेवलिंग चैप्टर को शुरू करेंगे। इसको अच्छे से देख लेना, कुछ पूछना होगा तो अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अब 7:30 आ जाना, फिर मत बोलना हम लेट हो गए, हमें लगा था लेट होगी क्लास। 7:30 PM, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।